गुड इवनिंग एवरीवन। सोनू आवाज नहीं आ रही? अच्छा, एम आई ऑडिबल ऑनलाइन वालों? आज कौन से नंबर की क्लास है आपकी? 14। तो हम आ गए थे डिलेमास पे। यस, स्टार्ट किया जाए। कंज्यूमर राइट्स, ये बेसिक नीड का राइट है। कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, वो पढ़ा आपने? एक्ट पढ़ने को बोला था मैंने आपको। एक्ट का जो बेसिक राइट्स हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 14 के आसपास कुछ राइट है शायद, है गूगल सर्च में। हाँ, मतलब कितने हैं, क्या क्या हैं? 4, हाँ 8 राइट है। हाँ कितने वो तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, हाँ राइट टू ड्रेस, हाँ ये है। हाँ तो ये याद करो इनको, ये इम्पोर्टेंट। मुझे देखना पड़ेगा ये, मुझे लगता है आपने सही सोर्स से नहीं पढ़ा है। कहाँ देखा? गूगल सर्च नहीं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखा। एक्ट में है, फिर एक्ट में है, एक्ट में देखना है। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है तो कर सकते हैं, आपका बायस निकल के नहीं आना चाहिए उसमें। ऑब्जेक्टिवली किसी फैक्ट के बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया? मोटिवेशन का वर्क कल्चर में समझाऊंगा। वो पॉइंट ऐसे है कि अगर बहुत ही ज्यादा एक ही आपको जिंदगी भर एक ही काम को रख लें, अकाउंटिंग ही खाली करनी है या एक ही टाइप का काम खाली करना है, तो आप जॉब में मोटिवेटेड नहीं रहते, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम चाहिए, डिफरेंट जो आपको चैलेंज करे, जो आपको मोटिवेट करे। तो आप रूटीन कामों में उलझे रह जाएंगे। वो पॉइंट है, वर्क कल्चर में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैंने उसको बोला था वर्क कल्चर में समझाऊंगा। ठीक है, चलें आगे। So, let us discuss ethical dilemma. So, ethical dilemma involves the apparent conflict between moral alternatives. Moral alternatives का मतलब यह होता है कि जो दो चॉइस हैं जिनके बीच में हमको चूज करना है, जिनके बीच में हमको दो चूज करना है, दो चॉइस जो हैं, वो दोनों चॉइस में कुछ मॉरल बेसिस होना चाहिए। एथिकल डिलेमा इज नेवर द डिलेमा बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। फिर तो कोई डिलेमा ही नहीं हुआ ना। एक राइट और रॉन्ग में क्या डिलेमा है? एक राइट है और दूसरा रॉन्ग है, नो डिलेमा। एथिकल डिलेमा इज द डिलेमा बिटवीन टू राइट्स।
अब राइट्स की जो सब्जेक्टिविटी है इसीलिए डिलेमा बनता है, क्योंकि राइट्स आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। अब जब मैं आपके और मेरे लिए कुछ और हो सकता है बोल रहा हूं, तो डेफिनेटली जो ग्रॉस इनह्यूमन एक्ट है, जो शायद हमेशा वही होंगे, क्या बोलते हैं उनको, गलती होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सो जब मैं बोलता हूं कि डिलेमा है, तो डिलेमा का मतलब है कि कोई ना कोई मॉरल बेसिस होना चाहिए, कोई ना कोई मॉरल बेसिस होना चाहिए उस ऑप्शन को बैक करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर आप ऑफिसर्स बन जाते हैं और आपके भाई को अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है और आपको रिक्रूटमेंट करना है एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। क्या ये क्यों कर रहा है? कहां पे था मैं? हाँ, तो भाई का अगर रिक्रूटमेंट करना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट आपको करना है और भाई भी आपका बेरोजगार है, सो नाउ यू हैव एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा क्योंकि एक तरफ तो आपकी ड्यूटी है एज ए सिविल सर्वेंट, मॉरल बेसिस है ड्यूटी, एक तरफ तो आपकी ड्यूटी है एज ए सिविल सर्वेंट कि आप क्या करें, आप फेयरली रिक्रूट करें, और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर यंगर ब्रदर कि आप उसको हेल्प करें। तो आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं। आ रही मेरी बात समझ में? आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं, एंड दैट इज वाई आपको डिलेमा हो रहा है। तो बेसिकली जो दोनों चॉइसेस हैं, मैं दोनों के बेसिस पे देख रहा हूं कि दोनों का जो बेसिस है वो कोई मॉरल होना चाहिए, ठीक है, मॉरल बेसिस होना चाहिए, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन होना चाहिए, है ना। राइट और रॉन्ग के बीच में कोई डिलेमा नहीं आता है, डिलेमा आता है दो राइट्स के बीच में, दो मॉरल अल्टरनेटिव के बीच में। तो बेसिकली जो भी आपका दूसरा ऑप्शन है उसमें भी कुछ मॉरल बेसिस होना चाहिए। अब चूंकि इस मॉरल बेसिस में सब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही नहीं हो सकता, दैट इज वाई दीस डिलेमास आर क्रिएटेड मोर ऑफन, ठीक है। और ये इसलिए भी गवर्नमेंट में होता है बिकॉज देयर आर वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एट प्ले। मैंने आपको बताया था एज ए सेक्रेटरी, ठीक है, आपको फार्मर्स का इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है, आपको कॉर्पोरेट्स का भी इंटरेस्ट ध्यान में रखना है, कंज्यूमर्स का भी ध्यान रखना है। तो इन सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखना अपने आप में गलत नहीं है, इनफैक्ट मॉरली इट इज रिक्वायर्ड कि आप सबके इंटरेस्ट का ध्यान रखें, एंड दैट इज वाई देयर विल बी डिलेमा कि यार ये फार्मूला इंप्लीमेंट करें क्या या नहीं करें क्या, एंड दैट इज वाई देयर विल बी डिलेमा फॉर यू, है ना। एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट दोनों ही जरूरी है, ठीक है। और डाइवर्स सेट ऑफ वैल्यूज आर ऑल्सो देयर, क्योंकि आपको जस्टिस भी फॉलो करना है, आपको इक्वलिटी भी फॉलो करना है, आपको एफिशिएंसी भी इंश्योर कराना है। तो एट टाइम्स दीज वैल्यूज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट विद ईच अदर। मैंने आपको बताया था ना, जनरली ऐसा माना जाता है कि अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी आपस में लॉवर हेड पे रहती हैं। जितना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म बढ़ाते चले जाओगे उतना एफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, ठीक है, ऐसा जनरली माना जाता है। तो बेसिकली कई बार दो वैल्यूज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, दैट इज वाई डिलेमा इज देयर। अल्टीमेटली डिलेमा इज देयर बिकॉज देयर इज ह्यूज डिस्क्रिशन इन द हैंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट। डिस्क्रिशन काफी ज्यादा होता है सिविल सर्वेंट के पास, एंड दैट इज वाई दिस डिलेमा ऑलवेज अकर्स। क्योंकि अगर आपको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में बोली दूं कि आपको यही काम करना है, कोई डिस्क्रिशन आपके पास है नहीं, खुद का विवेक अप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो क्या आपको डिलेमा होगा? आपको डिलेमा नहीं होगा, आपके लिए फिक्स है, आपको यही करना ही है बात। बिकॉज डिस्क्रिशन है इसलिए डिलेमा है। गवर्नमेंट में बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डिलेमा के, कि पर्सनल बेनिफिट को देखें, पब्लिक गेन, फायर फाइटर्स के पास फॉर एग्जांपल ये रहता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में दें या पर्सनल खुद की सेफ्टी का भी ध्यान रखें। खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखना अपने आप में कोई गलत चीज तो है नहीं, सो देयर इज मॉरल बेसिस टू इट। एट द सेम टाइम उनकी ड्यूटी भी है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखना, सो एट टाइम देयर माइट बी डिलेमा। सिमिलरली डिलेमा हो सकता है प्रोफेशनल एथिक्स में और प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। जैसे आपको केस स्टडी जनरली आती भी है कि अगर आप एक यंग और डायनामिक एसपी हो और आपको किसी सैंड माफिया वाले इलाके में पोस्टिंग आपकी कर दी जाती है और आपको धमकियां मिलने लग जाती हैं कि आपके 20 बच्चों को मार देंगे, नहीं तो आप निकल जाओ, तो वो क्या है? वो डिलेमा है प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में टुवर्ड्स योर वाइफ एंड योर बच्चास,
कि उनकी सेफ्टी आप इंश्योर करें, वर्सेज आपकी प्रोफेशनल एथिक्स जो डिमांड करती है कि आप फ्रीली और फेयरली काम करें। सिमिलरली एट टाइम्स आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती हैं। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको हेल्थ केयर की भी रक्षा करनी है, तो लॉकडाउन लगाना है, एट द सेम टाइम आपको इकोनॉमी बचा के रखनी है। तो लॉकडाउन और इकोनॉमी दोनों ही आप ही के ऑब्जेक्टिव है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सेफ्टी, हेल्थ केयर और इकोनॉमी दोनों आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एरिया की। तो भैया कौन सा चूज करोगे? सो दैट इज व्हाई दिस डिलेमा इज क्रिएटेड। ठीक है, ऐसे ही ओथ ऑफ सीक्रेसी कि कितना कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें वर्सेस कितना इंफॉर्मेशन रिवील करें ट्रांसपेरेंसी के मेजर्स में। दिस ऑल्सो क्रिएट डिलेमास। राइट टू प्राइवेसी को प्रमोट करें या पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करी जाएगी कि आपसे वो ले ली जाए, है ना। आपको स्टेट स्नूपिंग करे, आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करे, तो ये आपके राइट टू प्राइवेसी से कंट्रास्ट करेगा। सिमिलरली नॉन डिस्क्रिमिनेशन एटीट्यूड रखें, किसी के संग कोई भेदभाव नहीं करें या फिर किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, है ना। स्पेशली जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस जिसके संग हो रखा है, जो रिजर्वेशन की बात आती है, अफर्मेटिव एक्शंस की बात आती है, या उन डिलेमाओं की बात करें। रेट्रीब्यूटिव एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस में फोकस करें, क्योंकि किसी ने कुछ गलत किया है उसको कुछ सजा तो मिलनी चाहिए, या रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट पर फोकस करें। जुवेनाइल जस्टिस की बात आती है, वहां पे डिलेमा आया था, है ना, कि 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं जो हीनस क्राइम्स में हैं, उनको कौन से तरीके से देखा जाए। क्या उनको एडल्ट की तरह देखा जाए? एडल्ट की तरह देखने का मतलब यह है रेट्रीब्यूटिव पार्ट पे ज्यादा फोकस है। ऑन द अदर हैंड अगर उनको एज जुवेनाइल ट्रीट किया जाता है तो क्या है, रिफॉर्मेटिव पार्ट पे ज्यादा फोकस है। सो बेसिकली दैट इज व्हाई दिस डिलेमा इज क्रिएटेड। नेशनल इंटरेस्ट वर्सेस ह्यूमन राइट आर्मी को फेस करना पड़ता है कई बार, सिक्योरिटी के नाम पे या ह्यूमन राइट्स के नाम पे। देयर इज एट टाइम्स दिस डिलेमा आल्सो देयर। देन डेवलपमेंट वर्सेस, आगे हो गया क्या? हाँ, डेवलपमेंटल वर्सेस ग्रोथ, है ना। डेवलपमेंट वर्सेस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यार ये आज आ क्यों रहा है वापस? डेवलपमेंट की बात करें या ग्रोथ की बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें। डेवलपमेंट का मतलब होता है इंक्लूसिव एस्पेक्ट्स को भी एड्रेस करना। डेवलपमेंट का मतलब होता है जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, जबकि ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो जीडीपी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, ओवरऑल जीडीपी की बात करेंगे। तो दोनों में कई बार लॉगर हेड हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्योंकि खाली जीडीपी बढ़ाने की बात करोगे तो शायद आप ट्रैवल्स का टेक केयर नहीं करोगे, शायद आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करोगे। आपका फोकस रहेगा जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, विकास आए, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट है कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट को भी देखो, आप इकोनॉमिक ग्रोथ की जो क्रिटिसिज्म है उसको भी टेक केयर करो। सो दैट इज व्हाई दिस डिलेमा विल बी देयर। सिमिलरली वेलफेयर एथिक्स को फॉलो करेंगे, प्रॉफिट मोटिव को फॉलो करें। गवर्नमेंट के पार्ट पे कह रहा हूं कि रेवडीज बांटें या ना बांटें, बेसिकली वाली बात है, ठीक है। सोशल एथिक्स को फॉलो करें, इकोनॉमिक एथिक्स को फॉलो करें, डिलेमा विल बी देयर। सिमिलरली सेंट्रलाइज वह डिसेंट्रलाइज, आपको कितना डिसेंट्रलाइज्ड हो, ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे तो हायरार्की खत्म हो जाएगी, विच इज ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी, है ना। और अगर पूरा हायरार्की कर देंगे तो टीम बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगा, विच इज ऑल्सो नेसेसरी। तो दैट इज व्हाई डिलेमा। मीन्स को फॉलो करें, एंड को फॉलो करें, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव को फॉलो करें या फिर जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, उसको फॉलो करें। कौन से प्रिंसिपल पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, ये मीन्स वर्सेस एंड का डिलेमा है। एम्पैथी को फॉलो करें, ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करें। जो स्कीम वाला डॉक्यूमेंट वाला एग्जांपल है उसमें फैक्ट्स को खाली देख के डिसीजन मेकिंग करें या उसके दुख दर्द को समझें, महसूस करें और फिर कंपैशनेट तरीके से एक्टिविटी करें। सिमिलरली एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है, लॉज एंड रूल्स, उनकी बात सुने। गवर्नमेंट के लॉज कुछ कह रहे होंगे, कुछ बहुत गलत हो रहा होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के तहत चुप रहने का रिक्वायरमेंट है। या फिर खुद के कंसाइंस को सुने, कंसाइंस का मतलब इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुने, ठीक है। तभी तो विसल ब्लोइंग हो जाती है, क्योंकि लोग कंसाइंस से ज्यादा सुन लेते हैं, अपने जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटीज को नहीं सुनते हैं। सिमिलरली ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करें, अकाउंटेबिलिटी को रिस्पेक्ट करें। जितना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बढ़ते हुए चले जाएंगे उतना ऑटोनॉमी उस ब्यूरोक्रेट की, उस ऑर्गेनाइजेशन की कम होती हुई चली जाएगी। यस और नो? यस। और अगर ज्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे बिना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के तो वो ऑटोनॉमी अब्यूज होने लग जाएगी। अरे मेरी बात समझ में? सो दैट इज व्हाई दिस डिलेमा विल बी देयर। सो वी सी कि लॉट मेनी डिलेमाज आर देयर जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पे जो बनता है, जो आप लोग पूछ भी रहे थे, अच्छा आगे पढ़ाऊंगा, क्रेस्ट ऑफ कंसाइंस अभी आने वाला है, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डिलेमा समझ में आ गए आपको? मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा दिए क्योंकि ये आपके केस स्टडी में रिपीट होंगे सारे के सारे, तो कोई आपसे पूछने नहीं वाला है डिलेमाज क्या होते हैं, एक्सप्लेन करो, इसलिए निकाल दिया मैंने, क्योंकि केस स्टडीज में सब आने वाला है। उसमें डिलेमा जो लिखोगे आप करोगे क्या बैठ के? हाँ, डिलेमाज
डिलेमा का मतलब ये है ना, कोई प्रेफरेंस है आपकी, प्रेफरेंस ही नहीं है तो क्या डिलेमा है? दो रॉन्ग में एक सही क्यों चुनना पड़ेगा? राइट और कम गलत क्यों कौन सा? तो इसका मतलब यह है अगर कोई चीज कम गलत है, कोई चीज ज्यादा गलत है, तो कोई ना कोई मॉरल बेसिस पे वो सही भी हो रही होगी, तो अल्टीमेटली मॉरल बेसिस पे ही चूज कर रहे हो आप। आ रहे हैं वहां पे, कंसाइंस में आ रहे हैं, वहां बताऊंगा। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। मुझे लगा वो आने वाला है टॉपिक, इसलिए मैंने वो छेड़ दिया, अभी है नहीं। अभी अभी क्या करूं उसका? हाँ हाँ, तो क्या करूं? पूछ रहे हो, बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बताऊं उसको, दोबारा से बताऊं हायरार्की ऑफ वैल्यूज को? तो ऐसे ही आपने पॉइंट छोड़ दिया कि सर आप हायरार्की ऑफ वैल्यूज ही बोल दो, ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे क्या? वकील साहब आई लव यू यार। हैं? चलो आगे। क्या? मैं 3 दिन से मिस कर रहा हूं इनको, क्लास में कुछ माहौल ही नहीं बन रहा है। सुबह से आए हुए हैं तो मेरे जान में जाना रखिए पढ़ाने में। ठीक है, वकील साहब वो हैं इस क्लास के। चलो आगे चलते हैं। लीडर तो खुद को मान चुके हैं क्लास का, आपको उसकी जरूरत नहीं है, पूरी क्लास इनके हिसाब से चलती है, मतलब टीचर ही फॉलो करता है इनको, आप बाकी बात ही क्या है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि व्हेन ए पर्सन इज इन्वॉल्वड विद मल्टीपल इंटरेस्ट, ठीक है, फाइनेंशियल और अदरवाइज, और अगर एक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे तो दूसरा इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाएगा। बेसिकली जीरो सम गेम वाली बात हो जाती है कि एक इंटरेस्ट को सर्व करोगे, जैसे या तो मिठाई खा सकते हो, या फिर सेहत बना सकते हो, या फिर वजन कम कर सकते हो। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मिठाई खा लो या अपना वजन कम कर लो। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसमें 2-3 लेयर्स होती हैं। एक तो होता है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक्चुअल, जैसे आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, है ना, या आप कोई टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और आप ही के दूसरे की कंपनी में पैसे भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप उस कंपनी को अवार्ड करेंगे और आपकी जेब में भी पैसा आएगा। इट इज एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट, कोई डाउट ही नहीं है किसी के पास किसी भी तरीके का। आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं और आप अपने बेटे को फेवर कर रहे हैं, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो बेटा भी इंटरव्यू दे रहा है, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आप चाहते हैं काश ऐसा हो जाए, बट एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देन पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज जो आगे चल के होता है, जो आगे चल के होता है, अभी नहीं है बट पोटेंशियल है। सपोज आप सर्विंग ब्यूरोक्रेट हैं और मैं आपको बोलता हूं कि यार पोस्ट रिटायरमेंट ना मैं आपको राज्यसभा का एमपी बना दूंगा, गवर्नर बना दूंगा, ईडी का चेयरमैन बना दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये आपके वर्क को पोटेंशियली इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं आया है, अभी इट इज पोटेंशियल। ठीक है, सो इट इज ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके सर्विस में बाद में आएगा, क्योंकि बाद में जो आपका प्रीवियस पोजीशन है उसकी वजह से है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताया था, एक फाइनेंस सेक्रेटरी साहब थे, उनको पोस्ट रिटायरमेंट कैग बना दिया गया। उनका नाम क्या था? हाँ, ठीक है, तो वो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को कैग बना दिया गया। तो अब ये उनके लिए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। जब उन्होंने कैग एज ए मेंबर ज्वाइन किया, मतलब कैग ज्वाइन किया, तो दैट इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ड्यूरिंग द ऑडिट इट माइट कम टू हिज नोटिस कि उनके टेन्योर में जो डिसीजन मेकिंग उनके द्वारा किए गए थे जब वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, तो वो क्वेश्चनेबल थे। तो एज ऑफ नाउ कोई आए नहीं है, कोई एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इट इज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि ऑडिट के दौरान ऐसा कुछ निकल के आ जाए। नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सो पोटेंशियल में एक गुंजाइश हमेशा रहती है कि एक्चुअल में है या नहीं है, बट चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। देन देयर इज ए परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के दो कॉम्पीटिंग इंटरेस्ट हो और वो जनता को लग रहे हो। जनता को लगना, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। सपोज आप जज साहब हो और आपके ऊपर किसी महिला ने केस कर रखा है ना, आपके खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज का केस कर रखा है, और आप डिसाइड करते हो कि इस केस को तो मैं ही देखूंगा, यस और नो।
आप डिसाइड करते हो कि इस केस को तो मैं ही देखूंगा। दिस इज ए परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनता के सामने, कि आप अपने ही केस में जज नहीं बन सकते। दिस स्टोरी मे रिजेंबल विद रियल लाइफ इंसिडेंट। हाँ हाँ, किसको कौन हटाएगा? आप? हाँ हाँ, रिक्यूज, आगे बताऊं, आगे है। There are 6 hours to resolve conflict of interest। अगला ही स्लाइड है वो, ठीक है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हाईलाइट करें अपने आंसर राइटिंग में, तो बताइएगा कि पोटेंशियल है, परसीव्ड है या एक्चुअल है। एक्चुअल का मतलब सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब आगे जाके पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। और परसीव्ड का मतलब जनता की नजर में ऐसा लगे कि वो भरोसा नहीं हो रहा है, ठीक है। आप सपोज जाते हैं डीएम सीएम बन के, और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आते ही बोलते हैं कि सर शिकारपुर को इतना बैकवर्ड मत समझिए, ठीक है। थोड़ा सा गंगाजल नहीं देखी क्या आप लोग? मासूद गंगाजल नहीं देखी है? देख ली तो ये डायलॉग याद नहीं आया आपको? डायलॉग याद नहीं है, फिर क्या गंगाजल देखी है आपने? दिवाली ब्रेक में गंगाजल, अब 3 दिन के ब्रेक में गंगाजल रिवाइज करी जाए, स्पेशली शुरू का 1 घंटा, ठीक है। तो बोलते हैं कि सर शिकारपुर को भी इतना बैकवर्ड मत समझिए, ताजा आपके लिए फ्रेश बनवाए हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप कोई लेविश हॉस्पिटैलिटी किसी का एक्सेप्ट करते हैं या गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो इट मे लीड टू द परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द आइज ऑफ पीपुल, कि आप तो इनके दोस्त हैं, आप थोड़ा इन पे एक्शन लेंगे। दैट इज परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हो जरूरी नहीं है, परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, परसेप्शन मैटर्स, ठीक है। बस तो ये टर्मिनोलॉजी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप बेहतर समझते हैं। अब बात आती है को रिजॉल्व कैसे करा जाए। सो दीज आर 6 hours ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए कमेंट बोल रहे हैं बाहुबली है वकील साहब, फैन है आपके बहुत तगड़े लोग यहाँ पे। ये क्या था? ये आपने अभी क्या बोल दिया सर? जज इन हिज ओन कोर्ट, मुझे समझ में आ गया। पहले वाला क्या था? लैटिन वैटिन थी कुछ, स्पेनिश क्या बोल रहे हैं? ऑडियो ऑटर पार्टम क्या है? आप लीगल टर्म को यूज करके मुझे वो नहीं कर सकते, इंटिमिडेट नहीं कर सकते। बहुत कॉमन फ्रेज है, मैं कॉमन नहीं हूं भाई, है? ऐसे मत बोलो यार, ऐसे नहीं, मैं नहीं पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। सो देयर आर 6 hours ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे यूपीएससी में कि व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यू मे नॉट वांट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बट एक्चुअली ऐसे करते हैं कि स्टडीज में आपको पूछा जाए तो सबसे पहले होता है यू मे रिकॉर्ड योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में बैठे हैं तो आप बता दीजिए सबको कि भैया मेरा बेटा भी आ रहा है, या स्टैंडर्ड में मेरी वाइफ का भैया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, या मेरा भाई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो यू आर रिकॉर्डिंग, यू आर पुटिंग दोज थिंग्स एज ए स्टेटमेंट, है ना, कि आप बता रहे हो। बताना अपने आप में कई बार काफी होता है, क्योंकि अगर कोई बता रहा है तो ये मान सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी से बिहेव कर रहा है, उसके दिमाग में कोई इल विल नहीं है। यस और नो? सो दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कि आप डिस्क्लोज करते हो अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कि भैया मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप देख लो, आ रही मेरी बात समझ में? सेकेंडली इज रिस्ट्रिक्टिंग द इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपने रिकॉर्ड भी कर दिया कि मेरे बेटे जी बैठे हुए हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपने रिस्ट्रिक्ट भी कर लिया अपने इन्वॉल्वमेंट को कि आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन जो आपके संग कलीग बैठे हुए हैं, 4-5 का जो पैनल मेंबर है, बाकी के 4 लोग क्वेश्चन पूछेंगे, और वो बच्चा आपका कितना भी नालायकी से जवाब दे रहा हो, अच्छा नहीं कर रहा हो, फिर भी आप उसको रेस्क्यू नहीं करेंगे। आई मीन यू विल रिस्ट्रिक्ट योर इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर ऑल टुगेदर, ठीक है। तीसरा है रिक्रूटिंग एन इंडिपेंडेंट पार्टी टू पार्टिसिपेट एंड ओवरसी द एंटायर प्रोसेस, जो जस्टिफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा कि यह पूरा प्रोसेस फेयरली हुआ। आप देखोगे ना कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स कहां से आते हैं? दूसरे स्टेट से आते हैं। जैसे राजस्थान में अगर इलेक्शन है तो यूपी से, एमपी से या कहीं और से आएंगे, है ना। तिहाड़ जेल में
जो पुलिस कर्मचारी हैं वो ज्यादातर कहाँ के हैं पता है आपको? है ना, तमिलनाडु के हैं। क्यों है तमिलनाडु के? क्योंकि उनको हिंदी समझ में ना आए, है ना। तो पॉइंट इज कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए भाई। यहां के कर दोगे तुम, नॉर्थ इंडिया के लगा दोगे तो उन्हीं के भाई बंधु मिल जाएंगे वहां पे। यस और नो? सो यू आर रिक्रूटिंग एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कि आप जाके भैया ऑब्जर्व कर लो और आप देख लो। यस और नो? यस। तो आप देखेंगे जो यूपीएससी आपका इंटरव्यू लेती है, अब जो उसका मेंबर होता है यूपीएससी का, वो चेयरमैन होता है आपके पैनल का, तो उसके संग बाकी 4 लोग भी आते हैं। वो 4 लोग यूपीएससी के नहीं होते हैं, वो बाहर के प्रोफेसर, बाहर के आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस ऐसे लोग होते हैं, और वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेसिकली दे हैव हायर्ड इंडिपेंडेंट पर्सन ऑल्सो। 4 लोग वहां और भी बैठते हैं जो इस चीज को ओवरसी करते हैं कि या कोई अनफेयर चीज तो नहीं हो रही है। अरे मेरी बात समझ में? ऐसा थियोरेटिकली वो प्रयास करते हैं करने का। सो यू रिक्रूट एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, जो ओवरव्यू करेंगे और बताएंगे कि सब चंगासी, कोई अनफेयर काम नहीं हुआ। तीसरा है यू रिमूव योर सेल्फ ऑल टुगेदर फ्रॉम द मैटर। चूंकि आपका बच्चा इंटरव्यू में बैठ रहा है तो आप इंटरव्यू की किसी भी प्रोसेस में नहीं घुसेंगे, आप जाएंगे ही नहीं। एक तो यह है कि कितना दूरी बनानी है, तो इस बार आपने पूरी दूरी बना ली, टोटली दूरी बना ली कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। जब मेरा बच्चा पेपर देने आएगा या कुछ होगा, मैं इस एग्जामिनेशन के किसी भी प्रोसेस से दूर रहूंगा। तो ये भी एक तरीका होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दूर करने का। तीसरा है यू रेलिंक्विश योर पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट। रेलिंक्विश मतलब अपना इंटरेस्ट को छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो छोटे भाई हैं उनकी कंपनी टेंडर में पार्टिसिपेट करती और उनको अगर मिल भी जाता ईमानदारी से, तो लोगों के दिमाग में फिर भी परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बना ही रहता। तो आपने क्या किया? आपने बोला छोटे भाई को कि मैं तुझे वैसे हेल्प कर दूंगा, तू इस टेंडर में पार्टिसिपेट मत कर। लेट्स पार्टिसिपेट इन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देन परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये मजाक कर रहा हूं मैं, है ना, बट द एक्चुअल इज क्या बोलते हैं, यू रेलिंक्विश योर इंटरेस्ट ऑल टुगेदर। तो आपके जो भाई हैं वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे उस टेंडर प्रोसेस में। आ रही मेरी बात समझ में? एंड फोर्थ इज रिजाइन, सॉरी सिक्स्थ इज रिजाइन, कि आप रिजाइन कर दें पोस्ट से, तो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आपका बेटा इंटरव्यू देने आएगा, आपका भाई पार्टिसिपेट करेगा, टेंडर में सब कुछ होगा, बट आप नहीं रहेंगे, दैट इज बिग लॉस। तो रिजाइन मत करना। यस और नो? सो दीज आर कॉल्ड 6 आवर्स। ये बहुत खुश हुई सर, रिजाइन नहीं करूंगी सर, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलेगी सर, रिजाइन नहीं करूंगी। सो दे आर कॉल्ड 6 आवर्स ऑफ रिजॉल्विंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई? यस। नाउ लेट अस लुक एट द एथिकल डिलेमास एंड कंसर्न्स इन प्राइवेट सेक्टर। एथिकल कंसर्न्स इन द प्राइवेट सेक्टर। जी सुब्रांशु। इसको भी नोट कर लो, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जब आएगा तो 2-4 टर्म में एकदम से क्लियर करूंगा, उसको भी आ जाने दो एक बार। हाँ सर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पार्ट होता है। कंसेप्ट तो आपके क्लियर है यार वकील साहब? नहीं है? अच्छा यार, इनकी एक इमेज मुझे दिखानी थी, जैसे वो इमेज आई मैंने वो स्क्रीनशॉट भी लिया उसका कि डॉक्टर साहब को दिखाऊंगा, डॉक्टर साहब आए नहीं, पीपीटी से लगा दी। क्लास के आने में मुझे याद दिला देना, वो इमेज मुझे दिखा के जानी है, ठीक है? दैट इज ऑन माई चेस्ट। 3 दिन तक मैं कैसे रखूंगा उसको? डॉक्टर साहब आप ही के लिए है वो इमेज, स्क्रीनशॉट लिया मैंने बस आपके लिए उस इमेज का, ठीक है? क्लास में दिखाऊंगा पीपीटी में, ठीक है? सो व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स इन प्राइवेट सेक्टर? ऐसे परेशान मत हो भाई, तुम्हारा कोई इमेज नहीं है उसमें। तुम ऐसे देख रहे हो मुझे, ये हाथ में अगर ईंट हो तो ईंट ही मार दे यहाँ बैठ के। बहुत मिस्टीरियस पर्सन हो यार, तुम्हारे चेहरे से पता ही नहीं पड़ता है। तुम पोकर खेलते हो क्या? पोकर खेलते हो? पोकर नहीं खेलते? तुम्हारे चेहरे को बता नहीं सकता भाई कि तुम सोच क्या रहे हो अंदर से, कितने भरे बैठे हो, कोई नहीं बता सकता है। माइंड मत करना वो, ठीक है?
ठीक है. सो देयर आर एथिकल कंसर्न्स. There are ethical concerns in the private institutions. Let's look at them. So, ethical concerns in private institutions ऐसा नहीं है कि टोटली जो पब्लिक सेक्टर में होता है प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, बट चूंकि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है तो इसीलिए कंसर्न्स भी थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज मच मोर इजियर टू प्रैक्टिस फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म एंड पार्टीजनशिप इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देन इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, है ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट कि वो एनफोर्स कर पाए कि महिला आईएएस को कम पैसे मिलेंगे और पुरुष आईएएस को ज्यादा पैसे मिलेंगे. गवर्नमेंट 2 दिन में कोर्ट में आ जाएगी. आ रही बात समझ में? प्राइवेट सेक्टर in the name of so many variables can very easily practice it, and it is in fact practicing it. Wage gap is as high as 20%. आ रही मेरी बात समझ में? So the point is favoritism, nepotism. जैसे अभी यूपीएससी आपका एग्जामिनेशन ले रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है होपफुली, एंड आपका रिक्रूटमेंट कर रही है, ठीक है. सो देयर आर लेसर चांसेस ऑफ नेपोटिज्म एंड एटसेट्रा, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चांस है. फोन करके नौकरियां लग जाती हैं, बात हो जाती हैं. यस और नो? सो यहां पे जो कंसर्न्स हैं उनके थोड़े लेवल अलग हैं, नेचर अलग है. देन एम्प्लॉयर लेवल पर देखूं तो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज या सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, है ना, जो कास्टिंग काउच के एलिगेशंस हम देखते हैं, मी टू मूवमेंट हमने देखे. सो इट इज टू फ्रीक्वेंट इन प्राइवेट सेक्टर. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेक्सुअल हरासमेंट पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पे प्रिपोंडरेंस काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न नहीं कर रहे हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मैंने आपको एग्जांपल लिया. डिसेबिलिटी में आप बताइए कि देयर इज रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन गवर्नमेंट सेक्टर, है क्या नहीं है? प्राइवेट सेक्टर में है? तो वो आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे हायर. गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा. है कंसर्न डिफरेंट? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इज इट इजियर टू प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? प्राइवेट. कास्ट रिजर्वेशन हो रहा है, कर ही नहीं सकते. आप कर ही नहीं सकते डिस्क्रिमिनेट. ये बात अलग है कि रिक्रूटमेंट के बाद कर सकते हैं, कर ही सकते हो. रिक्रूटमेंट के बाद केवल 3% ऑफ हायर ब्यूरोक्रेसी आर फ्रॉम द लोअर कास्ट. तो ये दिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन तो है, बट एटलीस्ट रिक्रूटमेंट के लेवल पर नहीं है. ठीक है. देन अनइक्वल रेम्यूनरेशन की मैंने बात करी, है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर की बात करी. हायर फायर कल्चर क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी? वन ऑफ द रीजन इज कि सर दामाद बन जाएंगे सरकार के 30-35 सालों के लिए. यस और नो? कोई बहाने का बात नहीं सर. खूब नेटफ्लिक्स देखेंगे और मस्ती करेंगे. यस और नो? ऑन द देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आज जरूरत पड़ी आज हायर किया, कल जरूरत नहीं है कल फायर कर दिया. तो ये जो हायर फायर कल्चर है, इट इज मच मोर देयर इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. है ही नहीं इनफैक्ट. ये तो वहां तो इतना पॉसिबल ही नहीं है कि इतना हायर फायर कल्चर में चले जाएं. देन क्रोनिक कैपिटलिज्म, ठीक, ये म्यूचुअल है क्योंकि उधर से भी होती है. क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट को पैसे देना, पैसे खिलाना, यस और नो, पॉलिसी को अपने हाथ चेंज करवाना. तो ये म्यूचुअल है, वहां भी है यहां भी है, बट यहां तो है ही. Then misleading advertisement product. Now misleading advertisement is something that is very unique hallmark of private organizations. Government नहीं कर सकती, है ना. आप इमेजिन करो यूपीएससी का नोटिफिकेशन में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर दे यूपीएससी, है? यूपीएससी कुछ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर दे किसी को फेवर करने के लिए, क्या होगा यूपीएससी का? आंदोलन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, सब कुछ होगा फिर. तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इज मोर ए प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर परहैप्स. अरे ये यहां पे ज्यादा आसान है करना रादर देन इन गवर्नमेंट सेक्टर. बस यूपीएससी भी करती है कुछ कुछ तो मैनिपुलेशन, है ना. आप देखोगे ना, रिजल्ट को देखोगे कि रिजल्ट में ये जो मतलब, मैं उसको बंद करके बोलूंगा
सी सेट का क्वेश्चन है, आपको 2 फिनोमिनन में दे रहा हूं, ठीक है। एक में है टॉप 10 रैंक, इसी समाज से टॉप 10 रैंक में लड़के आ गए कोई भी एग्जामिनेशन में, और एक फिनोमिनन में टॉप 10 में लड़कियां आ गई। कौन सा ज्यादा रिलायबल है रिजल्ट? क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? यस, क्योंकि दैट इज सोसाइटल रियलिटी, वो रिफ्लेक्ट करती है रिजल्ट में। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, दैट इज व्हाई आई सेड इट इज नेचुरल। ये नेचुरल जो है गलत है, ये अलग चीज है, बट इसको सही करने का ये तरीका तो नहीं हो सकता ना कि टॉप 10 को लड़कियां ही कर दो और वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। अबे वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो और तरीके से काम करो, है बहुत बहुत तरीके में एम्पावरमेंट करने के, यही खाली थोड़े ना है कि रिजल्ट में ऊपर नीचे करके आप बस टॉप करा दो, यही तरीके हैं क्या वो करने के, एम्पावरमेंट करने के। तो ये परसीव्ड ही है, बस फर्जीवाड़ा है। ऑडियो इज नॉट ऑडिबल, ये मैंने मेरी सेफ्टी के लिए म्यूट किया था खुद को। हाँ, वो गलती हो गई उनसे गलती हो गई। ऐसा उसमें भी किया था 2014 में भी, 14 में भी जो कुछ था। और ये भी देखो आप डिस्क्रिमिनेशन, जब गर्ल्स टॉप करती हैं तो यूपीएससी फोटो वोटो पूरा फ्लैश करती है सब कुछ, है ना, पर उनको भी नॉर्मलसी मेंटेन करनी है तो कभी कभी लड़कों को भी करा देते हैं टॉप बीच बीच में, फिर वो रिजल्ट एकदम शांत हो जाता है, फिर को अलग से 14 वाला रिजल्ट देखना, फोटो पब्लिश किए थे यूपीएससी ने, टॉप रैंकर्स के जो लड़कियां थी पहले 2-3 उनके फोटो पब्लिश किए थे, ईरा सिंगल वाला जो बैच था, ठीक है। सो ऐसे फेक अचीवमेंट से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये वही तरीके हैं सिंपली गवर्नमेंट के कि मैंने 100 टॉयलेट बनवा दिए, अब यहां पे ओपन डेफेकेशन फ्री। अब ओपन डेफेकेशन फ्री, आओ कभी गांव के भ्रमण पे निकलो, देखो ओपन डेफेकेशन फ्री हुआ कि नहीं हुआ भारत। बस कितने लोग मानते हैं कि इंडिया ओपन डेफेकेशन फ्री है? डॉक्यूमेंटों पे देखो, आंसर में लिख रहे होंगे आप लोग। पुराने नहीं, सब लोग कर रहे हैं करने को, है ना। फिर और ओपन, तो भैया ऐसी अचीवमेंट का क्या फायदा है? तो ये जो टॉप करा देते हैं इसका क्या फायदा? जेन्युइनली टॉप करवाओ ना, यू मेक दोज थिंग्स इजियर फॉर द गर्ल्स। एक साल का प्रोसेस कर रखा है एग्जामिनेशन का, इतनी सब्जेक्टिविटी है, इतनी रैंडमनेस है। अच्छा ये बताओ, जितना रैंडम ये प्रीलिम्स का एग्जाम बना रहे हैं, है ना, सी सेट का डिफिकल्टी बना रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ये वीकर सेक्शन का ही हो रहा है सबसे ज्यादा नुकसान, और सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। अभी मैं सी सेट का कोर्स लेके आऊं ना, आप सब ज्वाइन कर लोगे? लाऊंगा नहीं, मैं बता रहा हूं बस। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। तो यूपीएससी ही है जो ये बेवकूफपंती की हरकतें करती है, कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों से, ये जबरदस्ती के ड्रामेबाजी है। अरे यार, रिफॉर्म्स के इतने तरीके हैं, आप बताओ, मतलब ये इतनी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। भाई कोचिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? क्यों पड़ रही है कोचिंग? आरबीआई पेपर पब्लिश कराता है ना, आरबीआई भी एग्जाम लेता है, आरबीआई प्रॉपर बुक्स बताता है कि ये रेफर करनी चाहिए। आप पे स्टैंडर्ड बुक्स नहीं बताई जा रही कि आप ये पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, है? उसके लिए भी कोचिंग में जाता है बंदा पूछने, फिर वो कोचिंग वाले बुक्स के नाम पे कोर्स भी बता देते हैं उसको। यस और नो? क्या एथिक्स? तो मैं तो बोलता हूं खुद से पढ़ लो, ऑब्जर्व कर लो। तुम नहीं कर पाए इसलिए यहां बैठे हो बेटा, मेरी गलती नहीं है इसमें। ये तो तुम्हारी, अगर मतलब परिवार वालों ने बचपन से ही अगर सही से तुमको राम भगवान बनाया होता तो तुमको मेरी जरूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट इज, ये जो मेंस का पेपर होता है इसका मॉडल आंसर उनके पास नहीं होते हैं। कॉपी चेकिंग जो करते हैं किसी स्टैंडर्ड पे तो करते होंगे, कोई तो मॉडल कॉपी दिखा के बता सकते होंगे कि ये नंबर ऐसे आते हैं। ये क्यों अंधेरे में रखते हैं सब लोगों को, है ना। सो ये रिफॉर्म पे बात नहीं करेंगे, बस इंजीनियरिंग करके नंबर ऊपर नीचे करके वुमेन एम्पावरमेंट का तमगा, और नीचे नोटिफिकेशन पे लिखा भी होता है वी एनकरेज वुमेन कैंडिडेट्स टू अप्लाई। पढ़ाई कि नहीं पढ़ा नोटिफिकेशन पे? तुमने पढ़ा भी नहीं है वासु जी। और फ्री भी होता है ना लड़कियों का, फ्री होता है कि नहीं होता है? पैसा लगता है? हाँ क्या क्या फ्री होता है ना? हाँ बस फॉर्म भरवा लो और फ्री कर दो, बाकी रिफॉर्म कुछ नहीं लेंगे हम।
अरे स्वाति, मैंने जानबूझ के बंद किया ताकि मैं आगे बोल पाऊं। हाँ हाँ, कहाँ पहुंचाने के लिए मुझे नहीं पता, पर मैं बस ये बता रहा हूं कि मेरे ख्याल से जो सोसाइटल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है वो रिजल्ट मेरे लिए ज्यादा रिलायबल है। सोशल इंजीनियरिंग करके जो रिजल्ट आता है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, वो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है जिस पर रिलाई कर सकें, क्योंकि जो इंजीनियरिंग होती है उसमें कोई ना कोई बाहर भी निकलता होगा, ऐसा नहीं है। तो जेन्युइनली कुछ क्रिएट करो ना, यूपीएससी कुछ कर सकती है ना, क्रिएट कर सकती है ना, उस पर ध्यान देना। इस प्रोसेस को अगर ज्यादा सिंप्लीफाई बनाएगी, जितना जो मैं आपको रिफॉर्म बता रहा हूं इस तरह के रिफॉर्म्स इनकलकेट कराएगी, ये मुझे बताओ कि जितना ये ब्लैक बॉक्स है यूपीएससी, अगर ये थोड़े से वेरिएबल जनता को बताए, स्टूडेंट्स को बताए कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बेस्ट कॉपी है, इसको हम ऐसे रिमार्क्स देते हैं, तो क्या लड़कियों का जॉब ज्यादा आसान नहीं होगा कंपेयर टू प्रेजेंट? क्या ये मोर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की जो लग्जरी है क्या लड़कियों के पास उतनी होती है? अभी क्लास में देखो कितनी लड़कियां बैठी हैं, जैसे अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं, शादी पलाना ढिकाना बाहर रेस से, तो वो सब रिफॉर्म कौन लेगा? असली तो रिफॉर्म तो वो रिफॉर्म है। स्टेट पीसीएस 4-4 साल में तो एक साइकिल कराते हैं पूरी, है ना। सपोज कोई लड़की है बेचारी, उनको यूपीएससी का नहीं, उनको तो स्टेट पीसीएस तक का करना है, सपोज ऐसा है उनका तो एक पूरा वही खत्म हो जाएगा, दूसरी में पहली में किसी की शादी होगी, दूसरी में वो रिलेटिव बन जाएंगी उनके। रिफॉर्म इनकी जरूरत है। ये सब फर्जीवाड़ा है कि टॉप करा दो, ये सब करा दो। जेन्युइनली कोई कर रहा है तो टॉप कराओ, उसका कोई इशू नहीं है, बट वो जेन्युइन नहीं है, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल से समझाया, वो रिजल्ट फिर क्रेडिबल नहीं है। ये इंजीनियरिंग है। अच्छी बात आपके लिए ये है कि इंजीनियरिंग खाली क्या हो गया, तो आप भी तो बीच में इंटरप्ट कर रही हैं, ठीक है। अच्छी बात यह है कि ये इंजीनियरिंग जो हो रही है ये खाली मेल फीमेल्स के बेसिस पे हो रही है, ऐसे नहीं हो रही कि इलेक्शन कहां होने वाला है नहीं तो फिर कांडी हो जाता एटलीस्ट हमको ऐसा लगता है, बाकी यूपीएससी जाने। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑनलाइन वालों, मैंने ऑन कर दिया था ऑडियो। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? हाँ जी, और कौन हाँ बताओ, पूछो। अब ये सब छोड़ो, सब बहुत बातें हैं, मैं करूंगा तो आपका मन उठ जाएगा एग्जाम तैयारी करने से फिर कोई मतलब नहीं है उन सब बातों को करने का। तो कौन सी चीज ज्यादा ट्रस्ट पैदा करेगी? कोर्ट में केस करके आपकी बात वैलिडिटी प्रूव हो जाए, या फिर ऐसे ओपेकनेस में चलती रहे? रैंडमनेस कैन नेवर इंश्योर फेयरनेस। आप यूपीएससी परहैप्स इस बात में दम भर सकता है, अहंकार भर सकता है कि हम किसी के संग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, इन द सेंस कि हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा तो सकता है यूपीएससी करे, क्योंकि वो कहता है भाई मेरे पास तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, मुझे तो नहीं पता मुझे एंथ्रोपोलॉजी में किसका बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, मैं तो इस बार एंथ्रोपोलॉजी को रिवार्ड करूंगा और ज्योग्राफी वालों को नहीं करूंगा। और यूपीएससी करता है, हर साल का नाटक है उसका। भाई किसने राइट दिया तुमको ऐसे खेलने का? तुम पहले बता देते, जब नोटिफिकेशन हो रहा था तब बताते कि इस साल ज्योग्राफी में नंबर नहीं आएंगे, इस साल एंथ्रोपोलॉजी में नंबर आएंगे, बता दो ना पहले ही। अब कहाँ की इक्वलिटी है? 2012 का रिजल्ट देखना आप एक बार, 2012 का यूपीएससी का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज बुचर्ड लाइक एनीथिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 1 में 300 नंबर का पेपर उस समय होता था, 300 पेपर 1, 300 पेपर 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आई थिंक पेपर 1 में हाईएस्ट मार्क्स वर 47 आउट ऑफ 300 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के थे। उसी साल रैंक 3 के जूलॉजी या कुछ ऑप्शनल था, 300 में से 210 मार्क्स थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूज्ड टू बी वेरी पॉपुलर ऑप्शनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कम से कम 8 से 9,000 बच्चा मेंस लिख रहा होगा, 2 ऑप्शन थे उस समय, एक कॉमन ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही होता था। तो क्या मैं ये मानूं कि 8 से 9,000 बच्चों में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिसको कम से कम 150 नंबर तो आ जाए? क्या है ये? इट इज ओनली गुड कि यूपीएससी नॉट टेकन टास्क, उसको पकड़ा नहीं जाता कोर्ट के द्वारा।
क्योंकि वो इस व्हील में करते हैं, हमें थोड़ा ना पता पबेड में कौन का है। मतलब हम कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं, ये रैंडमनेस हम कुछ एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, पर दैट इज अनफेयर। आप पहले बताओ ना, वो 9,000 बच्चा जो कोचिंग में फीस दिया होगा, पबेड में टाइम लगाया होगा, वो नहीं लेगा पबेड। अभी लास्ट ईयर के मार्क्स देखो आप, जीएस पेपर 3 के, जीएस पेपर 3 मार्क्स वर सबड्यूड। सपोज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और आप लोग सपोज एथिक्स में पूरी मेहनत कर रहे हैं, है ना, अभी एथिक्स की क्लास चल रही है। सपोज यूपीएससी नेक्स्ट ईयर डिसाइड्स कि एथिक्स में मार्क्स नहीं दूं, नहीं दें, एथिक्स में मार्क्स नहीं दें, सबके लिए सेम नहीं है। यही है, यही ऐसे ही आर्गुमेंट से यूपीएससी को जस्टिफाई कर रहा है खुद को। नहीं है, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं, नहीं है। क्योंकि चारों पेपर 250 नंबर का है। या तो आप बता दो कि एसएस का पेपर इस साल के लिए 150 नंबर का है, क्योंकि बच्चा तो यही मान के तैयारी करेगा ना कि चारों पेपर बराबर हैं, मैं बराबर टाइम दूं। उसको क्या पता कि यार इसमें इस साल तो नंबर ही नहीं आने वाला। दैट इज अनफेयर। चाहे बराबर है सबके लिए। ही माइट बी फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड और पेपर 3 में लास्ट ईयर सफर कर गए, इस बार यूपीएससी का मन आ जाए मैं तो रिवार्ड करूंगा पेपर 3 को, पेपर में 150 नंबर देखेंगे आप इस बार, तो इसको फायदा हुआ कि नहीं होगा? अनफेयर। तो ऐसा क्यों करेगा भाई? तुम ऑब्जेक्टिवली कॉपी चेक करो ना चारों पेपर की, तुम्हें क्या मतलब है ऊपर नीचे करने का? 2017 के पेपर में ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल्सो हैड ओनली 97 मार्क्स इन द एथिक्स। मार्क्स उस साल एथिक्स में मार्क्स ही नहीं था, जबकि पेपर 3 में भर भर के मार्क्स था। उस साल लोगों के 130, 35, 140 नंबर तक आए थे जीएस के पेपर 3 में। तो ये जो इंट्रा जीएस पेपर का जो डिफरेंस है यूपीएससी खुद से क्रिएट करता है, और ये गलत है। चाहे ये बोल दें, कोई बोल दे सब होने के लिए बराबर, बराबर नहीं है। कैसे बराबर है भाई? कैसे बराबर है? आपने पहले बता के चला 250 नंबर का पेपर बराबर है, उस आदमी ने डिसाइड कर लिया 250, 250, 250 बराबर टाइम में दूंगा, मैं सब चीजों को पढ़ लूंगा, सिलेबस पूरा करके जाऊंगा। उसको क्या पता कि इस बार 250 में नंबर ही नहीं आना। अगर सपोज कोई बच्चा एक पेपर 3 में ज्यादा मेहनत कर ले, पेपर 4 में कम करे, अगले साल पेपर 3 में ज्यादा नंबर दे, तो उसको रिवार्ड हो जाएगा, और पेपर 4 में वो उतना सफर नहीं करेगा। सपोज ऐसा होता है तो, या वाइस वर्सा। So randomness can never be fairness. It will always create this ऊपर नीचे वाला thing, and कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा। आ रही बात समझ में आपको? बस इसी में गुमान रहता है कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। अब अनप्रेडिक्टेबल से क्या होता है? हाँ क्रेडिबिलिटी में नहीं, इसमें तो लिखनी है भाई, वो उन्हीं के बच्चे चेक कर रहे हैं ना कॉपी, तो ये तो ह्यूमन इमोशंस। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो CSR एज पब्लिसिटी, अनदर इंपॉर्टेंट कंसर्न दैट इज देयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो अच्छे काम हैं, उनको एडवर्टीजमेंट एज ए टूल यूज करते हैं रादर देन एज एन एंड इन देमसेल्फ। देन कमोडिफिकेशन ऑफ डेटा, ये तो होता ही है ना। आपका डेटा कहां कहां लीक होकर पड़ा हुआ है आपको भी नहीं पता है। यस और नो? अचानक से आपको मैसेज आएंगे, आपको प्लॉट चाहिए, प्लॉट पाए मात्र इतने लाख रुपए में है, फिर आएगा कि लोन चाहिए आपको, तो आपका डेटा कहां कहां से पहुंच रहा है आप ही को नहीं पता। अनदर एथिकल कंसर्न दैट इज देयर। देन एट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय मिसयूजिंग ऑफ कंपनी रिसोर्सेस, कंपनी के रिसोर्सेज ऑफिशियल पर्पज के लिए दिए हुए हैं और आप उनका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय, प्लेजरिज्म एंड टेकिंग क्रेडिट ऑफ अदर्स वर्क। कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत होता है ये, कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत होता है ये, कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत होता है, ये कह रहा हूं मैं। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म ये होता है कि आपने कंटेंट डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया और किसी और कोचिंग का आंसर उठाया, छापा और उसको दिया कि देखो मैंने आंसर बना के दे दिया, अब पैसा दो, जो भी है? हाँ, रिसर्च वर्क में बहुत होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में काफी है। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग की आपको अंदर की जो इंफॉर्मेशन पता है कॉर्पोरेट सेक्टर की, आगे डील होने वाली है, ये होने वाली है, और आप उसका आगे फायदा उठाते हैं, है ना। आपको जैसे पता है कि डील होने वाली है, तो डील की बात जब बाहर जाएगी तो उसका शेयर वैल्यू बढ़ जाएगा, तो आपने पहले से बहुत सारे शेयर खरीद लिए, जो बाकी जनता को पता ही नहीं है। आपको पता कि आप इनसाइडर हो,
इनसाइडर ट्रेडिंग, एंड देन मून लाइटिंग करना। अगर आप कहीं से फिक्स सैलरी ले रहे हो एंड आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में ऐसा है कि आप नहीं कर सकते और फिर भी आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो एथिकल कंसर्न्स। हाँ, मतलब ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना, कॉन्ट्रैक्ट्स के बियॉन्ड जाके। फ्रीलांस पे काम कर रहे हो तो क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये तो कंसर्न्स जो प्राइवेट सेक्टर में है। कंसर्न्स मैंने पब्लिक सेक्टर में कल बताया आपको, एथिकल कंसर्न्स इन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बताया ना, रिपोर्ट वो बताया था, पॉलिटिकल पार्टनरशिप, वर्क कल्चर वाला आर्गुमेंट बताए कि नहीं बताए, भूल गए? अरे भूल गए क्या, कल ही तो बताए थे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया एथिकल कंसर्न प्राइवेट सेक्टर, तो दोनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों पूरे ब्लैक एंड व्हाइट है, एक कंसर्न, एक सेट ऑफ कंसर्न दूसरी जगह पे नहीं होंगे क्योंकि अल्टीमेटली दोनों जगह ह्यूमन ही बैठे हैं। बट एक जगह पे एक तरह के जो कंसर्न्स हैं वो ज्यादा हैं और दूसरी जगह पे दूसरे टाइप के कंसर्न्स ज्यादा हैं। आ रही बात समझ में? नाउ लेट अस लुक एट द डिलेमास दैट वन माइट फेस इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। सो क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा होता है तो इट ऑफन कम इन द कॉन्फ्लिक्ट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने जाओगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। यस और नो? अरे समझ में आ रहा होगा? या कोई रॉन्ग डूइंग आपने नोटिस कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो विसिल ब्लो करें और कंपनी के रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज करें या फिर पर्सनल जॉब सिक्योरिटी को देखें। ये भी बहुत होता है। प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल मोरालिटी, जो कसाब वाला एग्जांपल था, लॉयर वाला एग्जाम्पल, डॉक्टर वाला एग्जांपल, खुद की मोरालिटी कुछ और कहती है और प्रोफेशनल के एथिक्स के जो स्टैंडर्ड है वो कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अजमल कसाब का केस मत लड़ो या कसाब को ट्रीट मत करो, मेडिकल ट्रीटमेंट में करो, डॉक्टर हैं अगर आप हैं तो। आ रही बात समझ में? इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें या प्रॉफिट्स को बढ़ाएं, मतलब डेटा बेच दें किसी का, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करें या डेटा बेच के पैसा कमा लें। ये भी एक डिलेमा है, ठीक है। और डिलेमाज हम कहां पढ़ेंगे? केस स्टडीज में, क्योंकि वहां पे जब सॉल्व कराएंगे। बस मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है कि एथिकल डिलेमाज होते क्या हैं और कैसे कैसे इनको देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म था जो पता पड़ गया आपको। 6 आवर्स के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करते हैं। यस और नो? नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। सर, रिसेंटली निशा SDM of a district in MP resigned for fulfilling a political aspirations। हाँ, तो ये सब एग्जाम्पल नॉन पार्टिजनशिप के ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ही हैं। सर, भरोसा थोड़ा तो रखो। किस बात के लिए भरोसा रखें? समझ में नहीं आया। भरोसा मतलब है? किस चीज के लिए बोल रहे हो भाई? भरोसे की बात बोल रहे हैं कि फोर्थ और पॉइंट एक्सप्लेन करें। फोर्थ पॉइंट वाज दैट यू आर रिमूविंग फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर ऑल टुगेदर। मतलब आप अगर रिक्रूटमेंट में हैं तो अगर आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है तो टोटली उस प्रोसेस से हट गए, आप किसी भी तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं है। एक था रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप बैठेंगे बट आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उस प्रोसेस में, तो रिस्ट्रिक्ट किया। एक में टोटली हट गए, डिग्री का अंतर है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट का अंतर है। और लास्ट और क्या पूछ रहे हैं? दैट इज फोर्थ। सेकंड आर वाज रिस्ट्रिक्टिंग द इन्वॉल्वमेंट। हाँ, तो रिस्ट्रिक्टिंग रिमूवल में डिग्री का फर्क है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट का। माइक बंद किया था, अच्छा। अरे सिमरन, भरोसा, ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात क्या है, सिमरन जी को तो दिख रहे हैं कि ऑनलाइन में जो बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं वो, ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं वो, बट ये वीडियो लेक्चर अभी बिकेंगे, अभी तो कोर्स बिकता रहेगा, फिर कैसे कैसे लोगों के हाथ पड़ेगा ये, है ना? तो इसीलिए नॉट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर हेयर फॉर एजुकेशन, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है एंड दैट इज व्हाई सब माइक वाइक बंद किया जा रहा है, और कोई रीजन नहीं है।
सो लॉ एंड एथिक्स के बीच में डिफरेंस, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम. मैंने आपको बताया था, आपके नोट्स में ये स्टार्टिंग में ही दे रखा था, नोट्स 1 में दे रखा था, मैं आपको बताया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा. यस और नो? लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस. क्या अंतर है लॉ और एथिक्स में? क्या अंतर है लॉ और एथिक्स में? तो पहली बात तो यह है कि दोनों ही सॉर्ट ऑफ एथिकल, दोनों ही सॉर्ट ऑफ बताते हैं कि क्या करना चाहिए ना करना चाहिए. अगर मैं कॉमनैलिटी की बात करूं तो लॉ भी आपको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और एथिक्स भी आपको बताता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए. यस और नो? लॉ बताता है ना, अनटचेबिलिटी मत करो, है ना, हरासमेंट मत करो. यस और नो? और मतलब जो एनिमिसिटी बढ़ाने वाले काम हैं, पब्लिक हार्मनी डिस्टर्ब करने वाले काम हैं, उनको मत करो. ठीक है, लॉ ये बताता है. और एथिक्स भी आपको बताता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो. तो दोनों ही बताते हैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बेसिकली दोनों ही एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू in terms of rightness and wrongness of human actions. Yes or no? Now you know what to do and what not to do. Rightness and wrongness of human action. But फिर क्या difference है law में और ethics में? How does law and ethics compare as an instrument of societal control mechanisms? Why do we need ethics when law can regulate the behavior of societal individuals? And why do we need law when ethics can regulate the behavior of societal members? Think. आगे पढ़ाऊंगा, अब बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन है यहां पे, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा. आ रही बात समझ में? तो लॉ क्या है? लॉ इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ रूल्स जो आपके बिहेवियर को गवर्न करते हैं और एक इनको लेजिटिमेट बॉडी बनाती है. दैट इज पार्लियामेंट, है लेजिस्लेचर. यस और नो? दैट इज पार्लियामेंट. कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है. राइटिंग में पब्लिश्ड होते हैं. यस और नो? वायलेशन होगा तो सैंक्शंस होते हैं, पनिशमेंट होती हैं, विच आर मच सीवियर. बट एथिक्स क्या है? सिंपली प्रिंसिपल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं राइटनेस रॉन्गनेस के. सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, नॉट नेसेसरली एग्जैक्ट रूल्स. एंड कौन मेक करता है? लीगली लोग मेक करते हैं. डिफरेंट प्रोफेशनल जो फर्म्स हैं वो मेंटेन करती हैं. फॉर एग्जांपल, इज दिस इंस्टीट्यूट कैन हैव इज ओन कोड ऑफ एथिक्स फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द टीचर्स. देन मेडिकल लोग मे हैव मेडिकल एथिक्स, मीडिया लोग मे हैव मीडिया एथिक्स. So basically, individual have their own ethical standards, might for परिवार. Yes or no? Family ethics हो सकती है आपकी. So basically, different तरह के लोग different तरह के guidelines form करते हैं about rightness and wrongness of human actions. They are much more specific and published in writing. They are more or less abstract in nature. In the sense, उतना स्पेसिफिक कई बार नहीं होते हैं, उतना ब्रॉडली कवर नहीं करते हैं चीजों को. ब्रॉडली कवर करने का मतलब वो है, ब्रॉड तो होते ही है, कवर का मतलब तो स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि क्या करना है नहीं करना. एथिक्स इज मच ब्रॉडर इन नेचर. ठीक है. देन देयर इज नो डायरेक्ट पनिशमेंट. देयर माइट बी सोसाइटल सैंक्शंस या पर्सनल रिमोर्स वाला पार्ट, बट कोई बाइंडिंग नेचर नहीं होता. जैसे लॉ का बाइंडिंग नेचर है, कोई लॉ को फॉलो नहीं करोगे. जैसे झूठ बोलना पाप है, सिखाया जाता है, पर आप कितनी बार झूठ बोल चुके होंगे अब तक समाज में? यस और नो? तो पहले तो रिमोर्स होता होगा, अब तो वो भी नहीं होता होगा, बात अलग है. ठीक है. बट अगर जैसे बोला बीवी से झूठ मत बोलो, है ना, तो यहां पे सोशल सैंक्शंस आ जाएंगे आगे चल के, शादी वादी होगी आपकी. ठीक है. तो सोशल सैंक्शंस एंड पर्सनल रिमोर्स आर द मैकेनिज्म्स बाय विच ये इंश्योर करा जाएगा कि आप झूठ ना बोलें. बीवी सैंक्शन करेगी ना, आपको खाना नहीं देगी, आपको बाहर निकाल देगी घर से, ये सब होगा. या वैसा वर्षा. क्यों यहां पे इक्वलिटी नहीं चाहिए है? वैसा वर्षा बोलना जरूरी है ना फिर. क्यों झूठ केवल वही बोलेंगे? हस्बैंड ही बोलेंगे, वाइफ भी तो बोल सकती हैं. हैं जो हस्बैंड को बाहर निकाल रहे हैं तो हाँ कर रही हो, और जब वाइफ को बाहर निकालने की बात हो रही है तो ऐसे देख रही हो. सर ऐसी कैसी बात कर दी? वी आर वीकर सेक्स. इक्वलिटी लो, यहां भी लो. ठीक है. सो एथिक्स डू नॉट हैव ए बाइंडिंग नेचर. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. यस.
अच्छा, आदमी झूठ बोले नेचुरल है, कितने प्रेजुडिस लोग हैं। मुझे लग रहा है ऑब्जेक्टिवली कौन ज्यादा झूठ ज्यादा बोलता होगा। चलो अपने अपने असेसमेंट है, ठीक है, यहां पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे, फिर से क्लिप निकल जाएगी नहीं तो। ठीक है। सो एथिक्स डू नॉट हैव ए बाइंडिंग नेचर। तो बेसिकली लॉ और एथिक्स में जो डिफरेंट है, वो डिफरेंस ये है कि एथिक्स इज मोर ब्रॉड, एथिक्स इज मोर जनरल। एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो थोड़ा सा खुद को बुरा लगेगा, परिवार वाले गाली दे लेंगे, कोस लेंगे, बीवी गाली दे लेगी, बट ऐसा कोई जेल वेल नहीं जा रहे हो, पनिशमेंट कुछ नहीं हो रही है। बट लॉ अगर तोड़ोगे, लॉ इज मोर स्पेसिफिक, लॉ एक लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है, और लॉ का पालन नहीं करोगे तो जेल भी होगी, पनिशमेंट भी होगी, सब कुछ होगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? लॉ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है? यस और नो? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफरेंस समझते हैं। चलिए, बस तो यही है इनफैक्ट आपका लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस में आपस में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो आपको यह पता ही होगा कि जो लॉ बनते हैं वो जनरली ब्रॉड तरीके से बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट जो है कोई भी लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो वो ब्रॉडली बनाती है, वो स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं घुसती है। वो उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक डिटेल्स में घुसने को उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। वो डेलीगेट करती है लेजिस्लेशन को, किसको? एग्जीक्यूटिव को, कि भाई आप अपने हिसाब से रूल्स बना लेना इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपने पढ़ाई होगा, तो एक्ट में क्या दिया हुआ है? एक्ट में क्या दिया हुआ है कि भैया क्या दिया हुआ है एक्ट में कि इतने इतने किलोग्राम ये मिलेगा, इतने लोगों को मिलेगा। यस और नो? बट एक्चुअल में बेनिफिशियरी कैसे आइडेंटिफाई होंगे, कैसे एलोकेट होंगे, क्या रूल्स एंड प्रोसीजर्स रहने वाली हैं, वो तो एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। सो दैट हैज बीन लेफ्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट कि भैया आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कैसे कैसे करोगे। अब स्टेट गवर्नमेंट्स या जो भी गवर्नमेंट्स हैं, दे विल फॉर्म रूल्स अंडर दीज ब्रॉड एक्ट्स कि एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज को। आपने देखा होगा कि ये जो रूल्स बनाने की बात है इसको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, बिकॉज पार्लियामेंट हैज डेलीगेटेड देयर प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेजिस्लेशन टू एग्जीक्यूटिव। आई बात समझ में आपको? यस, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंपॉर्टेंट फॉर, इसका एक फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है इसका? एक फायदा तो यही होता है कि भाई ब्यूरोक्रेसी हैज मोर एक्सपर्टीज, दे नो वेरी वेल कि कैसे अब इंश्योर कराए जाएंगे सही लोगों को राशन मिले या कैसे मिले, है ना? तो वो दे कैन फ्रेम रूल्स, या टेक्निकल एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेसी की पार्ट होती है। ये पेपर 2 में आ सकता है, जीएस में इसलिए पढ़ा रहा हूं इसको अभी। या टेक्निकल एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेसी के पास होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपको रूल्स बनाने की, पेटेंट कैसे बनेगा, कॉपीराइट कैसे मिलेगा, पार्लियामेंट को थोड़ा ना इतना क्लैरिटी से आइडिया है, तो वो तो ब्यूरोक्रेसी बनाएगी कि एक्चुअल में प्रोसीजर क्या रखने वाले हो। यस और नो? या फ्लेक्सिबिलिटी का रिक्वायरमेंट कई बार होता है। अभी लॉकडाउन जब लगा था तो लॉकडाउन में जगह जगह पे आपके मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट करे जा रहे थे। यस और नो? डिफरेंट जोन्स बनाए जा रहे थे। क्या का नाम था जोन्स का? कलर रेड जोन, येलो जोन, है कंटेनमेंट जोन्स। तो ये जोन्स थे आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। दैट मीन्स दे मस्ट हैव सम बैकिंग ऑफ लॉ। ऐसे थोड़ा ना आपको पुलिस बोल देगी कि भैया घर से बात मत निकलो, कोई लॉ के तहत होगा। तो क्या जब ये बार बार जोन का चेंज हो रहा है कि आप घूम फिर सकते हो, नहीं घूम फिर सकते, तो क्या ये बार बार पार्लियामेंट बैठ रही थी क्या? लेजिस्लेचर बैठ रही थी क्या? तो क्या चेंज हो रहे थे? ये रूल्स चेंज हो रहे थे, बिकॉज अंडर एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द एग्जीक्यूटिव्स वर एम्पावर्ड टू मेक सर्टेन रूल्स, एंड एज पर दीज रूल्स एग्जीक्यूटिव वर एक्टिंग एंड चेंजिंग द कंडीशंस अकॉर्डिंगली। So that is the importance of rules, because A, पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना डिटेल में रूल्स बनाए, B, उतना टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, C, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया। सो दैट इज वाई पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो ब्रॉड सेंस में बनाती है, एंड जो रूल मेकिंग जो पावर है दैट इज बीइंग डेलीगेटेड टू ब्यूरोक्रेट, मतलब एग्जीक्यूटिव। ठीक है? सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉज एंड रूल्स। अरे ये क्या हो गया? That is a difference between laws and rules. That law usually provide a skeletal framework to address an issue, और rules जो होते हैं डिटेल्ड फ्रेमवर्क होते हैं, एक्चुअल में उस लॉ को एक्शन में कैसे लाना है वो होता है।
आ रही बात समझ में? इसका लेजिस्लेचर बनाती है और इसको ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप अलग अलग लोग बनाते हैं। जो लॉ जिसको ऑथराइज करता है वो बनाता है। एट टाइम्स डीएम में भी ऑथराइज, एट टाइम एनीवन कैन बी ऑथराइज्ड। आ रही आपको बात समझ में? ठीक है। ब्रॉडली इट इज अबाउट द फ्रेमवर्क, अंडर दिस फ्रेमवर्क ओनली ये रूल्स बनाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो लीगली एनफोर्सिएबल, लॉज आर लीगली एनफोर्सिएबल। एनफोर्समेंट ऑफ द वायोलेशन इसका भी होता है, यस और नो? रूल्स तोड़ोगे तो भी सजा होनी है, बट डिग्री थोड़ी कम होती है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली मेड बाय लेजिस्लेचर। बाइंड तो ये भी करते हैं, बाइंड तो ये भी करेंगे, रूल्स है ना भाई, ये भी तो बाइंड करेंगे, बट एक्चुअल में पनिशमेंट अगर रूल्स और लॉ में कभी भी कंट्रास्ट आएगा तो क्या लगता है कोर्ट किसके संग जाएगा? लॉ के संग जाएगा, जाएगा ना, क्योंकि लॉ किसने बनाया है? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाया है। कि रूल्स किसने बनाए हैं? परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स ने बनाए हैं। सो लॉ के हिसाब से जाते हैं। रेगुलेशंस क्या होते हैं? रेगुलेशंस वो जोन में बनाए जाते हैं जहां पे थोड़ा सा लेजिस्लेटिव गैप रहता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव गैप मतलब जहां पे लॉज और रूल्स उतना क्लियरली गाइड नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा ना कि जब संथाल में विद्रोह हुआ था, संथाल रिवोल्ट हुआ, तो क्या बनाए थे उन्होंने? रेगुलेशंस बनाए थे। ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया को रेगुलेट करने आई तो एक्ट बाद में बने, पहले रेगुलेशंस बनते थे। तो रेगुलेशंस आर मच ब्रॉडर इन नेचर और वो एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट काम करते हैं और वो भी गवर्न करते हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं। They also have legal force and can be, enforced in the law, in the court of law. आ रही है आपको बात समझ में? तो ये तो सबसे ज्यादा रिजिड होते हैं। ठीक है, रेगुलेशन दूसरे नंबर के रिजिड होते हैं और रूल्स सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि रेगुलेशंस वहां बन रहे हैं जहां लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, जहां पे लॉ नहीं है, रूल्स नहीं है, तो वहां पे एक रेगुलेशंस बना दिए अभी एज ऑफ नाउ, कंट्रोल ऑर्डर पास कर दिए, तो उसकी अच्छी खासी रिजिडिटी रहती है। लॉज की सबसे ज्यादा होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और रूल्स की सबसे कम होगी। आ रही है आपको बात समझ में? समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस? यस और नो? अच्छा, ये जो रूल्स हैं ये लॉ के अकॉर्डिंग बने या नहीं बने, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि नहीं चेक करने का। एथिकल बात आती है यहां पे कि भाई रूल्स तो ब्यूरोक्रेसी बना रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो रूल्स बनाए जाएं ये लॉ के ऑब्जेक्टिव को डिफीट कर दें? ऐसा ही कोई रूल्स बना दें? पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए देयर इज कमेटी ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट, जो ये चेक करती है कि जो लेजिस्लेशन है, ये रूल्स हैं, ये लेजिस्लेशन के उस स्कोप में आते हैं कि नहीं आते, उसको डिफीट तो नहीं कर रहे। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, क्योंकि दैट इज हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, दैट इज हाउ लेजिस्लेचर होल्ड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल थ्रू कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। What the bad part is, ये आप जीएस के पेपर 2 में लिख सकते हैं, only 1% of the rules are examined by committee on subordinate legislation, only 1%, more or less. So कहां से कंट्रोल रख पाएंगे एग्जीक्यूटिव के ऊपर? ब्यूरोक्रेसी बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाता है। यस, आ रही आपको बात समझ में? नाउ अभी डाउट छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। नाउ अब लेट अस मूव टू हाउ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैं तीनों को एक ही मान के बात चल रहा हूं, अब डिफरेंस को छोड़ दीजिए, यहां से आगे सब लॉ ही है आपके लिए। ठीक है, हाउ डू दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस? बेसिकली व्हाई वी नीड लॉ पर से टू गाइड अवर बिहेवियर, वेरी इंपॉर्टेंट थीम। व्हाई वी नीड लॉ पर से टू गाइड अवर बिहेवियर? फर्स्टली, लॉ प्रोवाइड्स द कोडिफिकेशन ऑफ सोसाइटल morality. Whatever
whatever is socially acceptable broadly, सभी लोग जिस पे अग्री करते हैं वो हमको लॉ प्रोवाइड करता है, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे इंटरप्रिटेशंस की। आपको पता होगा जब निर्भया वाला चीज हुआ था, ये अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था, तब कोर्ट ने क्या बोला कि कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द नेशन हैज बीन शेकन। मतलब कलेक्टिवली सोसाइटी डिमांड सर्टेन चेंज इन द लॉ, कि अब शायद ऐसे हीनस एक्ट्स के लिए क्या होना चाहिए, डेथ पेनल्टी होना चाहिए। यही तो लॉ था। सो लॉ प्रोवाइड्स एज ए कोडिफिकेशन ऑफ द सोसाइटल मॉरलिटी। सो दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं तो कोडिफाई होना चाहिए कि भाई ये सोर्स ऑफ एथिक्स है और वो एनफोर्सिएबल है, तो बेसिकली लॉ और एथिक्स यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं कि सोसाइटी जनरली जिस चीज को अच्छा मानती है, लॉ भी उसको एंडोर्स कर रहा है, एनफोर्स कर रहा है। दैट इज हाउ इट इज एक्टिंग एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। सेकेंड पार्ट इज लेजिटिमेसी। Laws have legitimacy and they are accepted by the people because they are formed by the people who are representing them. अभी एथिकल स्टैंडर्ड सपोज मैं क्लास का कोई बना दूं आपके लिए, आप मानोगे ही नहीं, हम क्यों माने। और भाई गवर्नमेंट कुछ बना दे, गवर्नमेंट आपको मानना पड़ेगा, मर्जी खत्म हो जाएगी बात। So that is why law is very important, because it has legitimacy. Societal ethics may not have legitimacy. For example, खा पंचायत आज का युग तो बिल्कुल नहीं मानेगा। बड़े बूढ़े कुछ कह रहा, आप सुनोगे नहीं उनकी बात, और वही बात कोर्ट ऑफ लॉ कह दे तो सुनोगे भी करोगे भी, because they do not have the kind of legitimacy that perhaps the law has. Legitimacy. And then law is also very important because it acts as arbitrator whenever there is contrast between law and societal customs. For example, ट्रिपल तलाक, फिर लॉ ने डिसाइड किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ इसको। यस और नो? Law also acts as external source of ethical guidance. For example, CSR. जब तक कॉर्पोरेट्स को लीगली बोला नहीं गया कि आपको ये एथिकल स्टैंडर्ड्स एनफोर्स कर रहे हैं, तब तक कोई CSR कर ही नहीं रहा था, मतलब ज्यादा तो नहीं कर रहे थे। तो लॉ इज रिक्वायर्ड टू एनफोर्स दैट मिनिमम मोरालिटी दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस। आ रही बात समझ में? अदरवाइज कितने, आप बताओ, सीएसआर के बाद, नॉर्म्स के बाद ज्यादा चांस है ना प्राइवेट कंपनी को अच्छा काम कर रही होंगी इन टर्म्स ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशंस रादर देन पहले। तो लॉ का रिक्वायरमेंट आया कि नहीं आया? खाली एथिक्स से काम नहीं चलना, सा नहीं हुआ ना, खाली एथिक्स से काम नहीं चला ना, लॉ का रिक्वायरमेंट आया ना। अरे हाँ कि ना? And then law promotes the public interest at large and not perhaps the individual interest, जो मैंने पहले बताया आपको। And that is how it imposes certain restrictions. It enforces the subversion of individuality. Reasonable restrictions are imposed on you for the larger public interest. You are stripped away of your liberty and freedom of expression in certain circumstances because overall national interest has to be pursued. बात आ रही समझ में? Law also acts as the operant conditioning and helps in building of character and value system by rewarding a certain type of behavior and punishing a certain type of bad behavior. Yes? It acts as a deterrence mechanism, untouchability, money laundering by pronouncing higher set of punishment. And then law itself promote various types of justice, political justice, for example, universal adult जो franchisee है, social justice, for example, reservation, law ही तो है वो।
अरे डिसेबिलिटी एक्ट क्या लॉ ही तो है, स्टैट्यूटरी एक्ट लॉ ही तो है. इकोनॉमिक जस्टिस, then it also promotes individual rights. It protects and promote individual dignity and this thing by promoting human rights. Protection of human rights acts in India, for example. लॉ ही तो प्रमोट कर रहा है कि आपके ह्यूमन राइट्स हैं कुछ, इवन दो यू आर नॉट ह्यूमन बट आपके ह्यूमन राइट्स हैं कुछ. यस और नो? हाँ, यस. सो दैट इज व्हाई एंड हाउ law acts as source of ethical guidance, because it can enforce, because it comes from legitimate source, because it ensures codification, because it acts as arbitrator whenever there is conflict between law and established societal customs, because it enforces individual rights, it ensures individual dignity, also because it ensures overall societal interest and stability, which people might not able to see if they look individually only. ठीक है, जो restrictions की मैं बात कर रहा था, ultimately law promote justice. तो समझ में आ गया लॉ का रिक्वायरमेंट क्यों है, लॉ कैसे सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस हेल्प करता है. यस और नो? अच्छा जी, ऐसे धीरे बोलोगे. जय हिंद जवान. ठीक है, आगे चलें. ठीक है. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थीम दैट कम्स इज दैट if law is so powerful, law is so good, then why do we need ethics to actually guide human behavior? Why can't we do with the law only? Very very important themes, very हर साल क्वेश्चन है. Why can't we operate with law only? So let us look at the limitations of laws, rules and regulation in terms of ethical guidance. Let us look at the limitations, that what are the limitations when it comes to laws, rules and regulations in terms of ethical guidance. So firstly, law provides for the minimum morality, not maximum. समझ में आ रहा होगा आपको? नहीं आ रहा समझ में? अगर नहीं आ रहा तो बस ऐसे देख लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल इन अवर कंट्री. डीपीएसपीज आर नॉट एनफोर्सिएबल. तो आप अब डीपीएसपी से ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट करता है गवर्नमेंट के ऊपर, यस और नो, लेकिन वो एनफोर्सिएबल नहीं है. तो एनफोर्सिएबल मिनिमम चीजों को बनाया जाता है, बिकॉज लॉ प्रोवाइड्स फॉर द मिनिमम मोरालिटी एंड दैट इज व्हाई यू नीड एथिक्स, बिकॉज मिनिमम मोरालिटी से बात नहीं बनती है. अभी यूसीसी कहां आया? हाँ, इसीलिए वहां डीपीएससी पड़ा हुआ है यूसीसी. तो अगर लॉ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रहा है तो क्या वो समाज एथिकल बनेगा? नहीं बनेगा, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी केस व्हेन लॉ, देयर विल बी सिचुएशंस व्हेन इट इज लीगल बट अनएथिकल. Then it can give free hand to the people which is not illegal but unethical. For example, marital rape. बोलेंगे तो वही नहीं है. या जो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सड़क पे दुर्घटना हो रही है, आप अटेंड नहीं कर रहे हो, so that is legal but unethical. आपको रोक थोड़ा सकता है, आपको पनिश थोड़ा कर सकता है कि आपने उसको अटेंड क्यों नहीं किया. कोई पनिशमेंट है क्या आपके लिए? कोई नहीं है. बट क्या ये सही है? नहीं है, अनएथिकल है. सो ऐसे सारे सिचुएशन में अब डिसीजन मेकिंग कौन गाइड कर रहा है? क्या लॉ कर रहा है? नहीं, आपका कंपैशन कर रहा है, आपका एथिक्स कर रहा है. एथिक्स और मॉरल इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं मैं अभी. यस, आ रही बात समझ में? देन कोई भी चीज पे लॉ मे नॉट बी एनफ. केवल लॉ बनाने से काम नहीं चल जाता, एनफोर्समेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन इट कम्स टू एनफोर्समेंट यू रिक्वायर सर्टेन एथिकल स्टैंडर्ड एंड वैल्यू सिस्टम, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव सीन. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो लॉ है, लॉ खराब थोड़ा ना है अपने आप में, बट वी नो हाउ इट इज ट्विक टू फेवर riches and how poor suffers out of it. How there is dysfunctional criminal justice system.
आ रही बात समझ में? यस और नो? दैट इज व्हाई यू नीड एथिकल स्टैंडर्ड्स टू गो बियॉन्ड जस्ट लॉ. And ultimately, laws are also not exhaustive in coverage. They provide you certain discretion, and to utilize that discretion, you need some ethical standards to guide your decision making. आप कौन से वैल्यूज से वो डिसीजन मेकिंग करोगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए क्या होंगी? पब्लिक इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? Section 5(3) of RTI Act says that PIO shall provide reasonable assistance to the applicant. कितने PIO प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस? कोई नहीं करता. नाउ दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रीजनेबल असिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल. डिस्क्रिप्शन है उसका, और वो डिस्क्रिप्शन अगर एथिकल स्टैंडर्ड होंगे जो बना रखे होंगे, अगर उनके द्वारा आप चलोगे तो क्या होगा? तो वो एनफोर्स होगा, फायदा होगा उसका. अदरवाइज दिस डिस्क्रिप्शन विल बी मिसयूज्ड. And there will be loopholes in the law. Law alone will never suffice, because कितना भी बढ़िया लॉ बना लेना, there will always be loopholes. टैक्स इवेजन जो होता है, आपने देखा है ट्रांसफर ट्रीटी के बारे में सुना है आपने? यस, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ट्रांसफर ट्रीटी के बारे में. तो ट्रांसफर ट्रीटी इज दैट ओनली, लीगल लूपहोल्स को मिसयूज करना, कि आप अपना प्रॉफिट ऐसी कंट्री में दिखाते हो, अगर आप एमएनसी हो जहां पे टैक्स लायबिलिटी आपकी सबसे कम है. देन एट टाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम. फिर कौन डिसाइड करेगा? एथिक्स डिसाइड करेगा. एंड लॉज का जो नेचर है वो है कोअर्सिव नेचर. क्या कोअर्शन से इफेक्टिव बिहेवियरल चेंज लाया जा सकता है, या एथिकल, जब एथिक्स को एम्बाइव करेगा आदमी तब लॉन्ग लास्टिंग चेंज आएगा? अल्टीमेटली तो लॉ क्या है? लॉ एन इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल सोशल बिहेवियर. तो सोशल बिहेवियर का मतलब समाज का जो बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए. तो वो डर की वजह से ज्यादा अच्छे से चेंज होगा, या इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम से ज्यादा चेंज होगा? इंटरनलाइजेशन से होगा. तभी तो आप देखते हो डॉरी पे लॉ तो है, चाइल्ड मैरिज पे लॉ तो है, चाइल्ड लेबर पे लॉ तो है, इंप्लीमेंट कहां हो रहा है? बिकॉज इंटरनलाइजेशन नहीं है. एंड एट टाइम्स लॉ देमसेल्फ माइट बी अनडेमोक्रेटिक. अगर लोगों को लगता है कि जो लॉ है वो क्या है, वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं बने, हमारे एक्सेप्टेंस से नहीं बने, तो दे स्टॉप एक्टिंग एज ए सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. फॉर एग्जाम्पल फॉर्म लॉ. फॉर्म लॉ किसी को लगता ही नहीं था, तो किसी को गाइडेंस उन्होंने की नहीं उन लोगों को, वो बैठे रहे 1 साल तक धरने पे. गांधी जी ने तोड़ दिया, साल्ट सत्याग्रह कर दिया, साल्ट लॉ तोड़ दिया, लगता था साल्ट लॉ है ही नहीं वर्दी. एंड देन देयर माइट बी अनजस्ट लॉज ऑल्सो. देन देयर इज अ केस वेयर लॉ इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद मोरालिटी. एबॉर्शन की बात कर लो यूएसए में, डेथ पेनल्टी की बात कर लो. सो इन दैट केस हाउ इट विल एक्ट एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस? So do we understand the fact that law, as useful as it can be in terms of providing ethical guidance, is actually also have certain limitation in guiding human behavior, and that is why we need ethics. And ultimately what we need is conscience, because ultimately it is about conscience. आ रही बात समझ में? Ultimately it is about conscience. तो conscience क्या है? Conscience is an inner voice, intuitive capacity. It is your cognitive act of mind. It is not the emotional reaction. It is the cognitive act of mind. Your mind is into the picture. It is your judgment that is asking you to do something, and that judgment is based on your common sense, your experience, your society, your family, your upbringing. And what is the importance of conscience? Now when I am talking about the importance of conscience, please think in terms of limitations of law. कि जब मुझे लॉ नहीं बता रहा है क्या करना है, तब मुझे मेरी अंतरात्मा बताएगी मुझे क्या करना है.
और तब ये बता रहा है बिकॉज इट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द इमरजेंसी। आप अगर कोई सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, आप कोई लॉक खोल के नहीं देखोगे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, आप पूरा हेल्प करोगे उसका, बिकॉज दैट इज व्हाट योर कंसाइंस इज टेलिंग यू, इट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्डर। It provides lasting motivation because that is how you will avoid crisis of conscience. Crisis of conscience means that you are not able to make decision. आपके अंदर एक ऊहापोह की स्थिति है कि मैं क्या करूं. Now the difference between crisis of conscience and ethical dilemma is that crisis of conscience is at much higher level in terms of intensity. एथिकल डिलेमा तो सिंपली ऐसा छोटा सा भी हो सकता है कि यार पार्टी करूं कि पढ़ाई करूं, वह तुरंत ही आपने अपनी वैल्यू हायरार्की को देख लिया, या मैं तो पढ़ाई करना चाहिए, तो डिलेमा खत्म हो गया. लेकिन अगर दो इक्वली कॉम्पीटिंग क्लेम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विसिल ब्लोइंग करना है कि भैया बहुत गड़बड़ चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इसको बाहर बताऊं कि नहीं बताऊं, तो बाहर जब बताने जाओगे तो ये जस्टिस की बात ही उतनी इंपॉर्टेंट है, लोगों की जान बचानी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी खुद की जान बचानी है, वह तुम भी मारे जा सकते हो. नाउ यू विल हैव क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. तो एथिकल डिलेमा का चॉइसेस जब बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता है, स्टीप मतलब दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, दोनों अल्टरनेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, देन दैट फिनोमिनन लीड्स टू क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. इट इज ए टाइप ऑफ एथिकल डिलेमा ओनली, बट यहां पे डिसीजन मेकिंग उतना आसान नहीं है. बस इतना डिफरेंस है, डिग्री का डिफरेंस है एथिकल डिलेमा में एंड क्राइसिस ऑफ कंसाइंस में. आ रही बात समझ में? एथिकल डिलेमा तो छोटे से भी डिलेमा है कि मैं छुट्टी करूं कि नहीं करूं कल, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं हायरार्की देखूंगा, प्रिंसिपल देखूंगा, क्लियर हो जाऊंगा. ऐसा हो सकता है ना कि मैं क्लियर हो जा रहा हूं, ये इतनी आसानी से क्लियर ना भी हो, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. कर्ण ने जब सोचा होगा कि कवच कुंडल दे रहा हूं, तो सोचना में टाइम लगा होगा, तो पता है मर जाऊंगा मैं. आ रही बात समझ में? सो दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. तो जब इक्वली कॉम्पिटिंग वैल्यू आ जाती है, जिनकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है, दोनों की आपके लिए ज्यादा है, देन दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. बीवी और मां में जब चूज करना पड़े, दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. आ रही बात समझ में? यस, बीवी और मां में चूज करना पड़े, दैट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस. और समझ में आ रहा है डिफरेंस? और बीवी और दोस्त में चूज करना पड़े, दैट इज डिलेमा. यस, सो ये अंतर है. नाउ द अनदर टर्म दैट इज कोग्निटिव डिसोनेंस. नाउ द डिफरेंस बिटवीन cognitive dissonance and crisis of conscience is कि crisis of conscience is always about moral alternatives. It always will involve, it will always have moral connotations. Cognitive dissonance में जरूरी नहीं है कि उसमें moral connotation हो. It is essentially about the differences between your cognition, your belief, your attitude and your actual behavior. Those attitude may be amoral attitude also, may not always be moral attitude. आ रही मेरी बात समझ में? It is about the difference between your attitude and behavior, same line, yeah, between different attitude, but in terms of crisis of conscience, it is about the moral alternatives, different moral alternatives. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लीड टू एथिकल डिलेमा. किसी ने पूछा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो सिंस आई हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट हैं, बीवी की भी सुननी है, मां की भी सुननी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, भाई की भी सुननी है, ऑफिसर की भी सुननी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. दैट इज व्हाई इट इज लीडिंग टू एथिकल डिलेमा. सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्चुअली सोर्स ऑफ एथिकल डिलेमा. दैट इज हाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल डिलेमास आर रिलेटेड. चारों टर्म क्लियर हो गई मोटा मोटा? ठीक है. सो इन दोज सिचुएशंस, because it provides lasting motivation, because you want to avoid this crisis of conscience, because ultimately crisis of conscience will always lead to the mental discomfort जो cognitive dissonance में होता था, और उसको avoid करने के लिए you will act as ethical person.
हाँ, आप बताइए बस, तो फिर हो सकता है। तो है ना, मना कब कर रहा हूं? तीनों का सोर्स कैसे? कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्या है? क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? बताओ बताओ, क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? है नहीं, चूज नहीं कर पा रहे टीचर ऑफ कंसाइंस, चूज ही नहीं कर पा रहे हैं। डिलेमा है कि चूज करना पड़ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। जब ये बढ़ जाएगा, थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस बदल जाएगा। तो फिलहाल के लिए समझ के चलो, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और डिलेमा सेम ही चीज है भी, लिटरली सेम चीज है भी, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब इसको लिंक करो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये करूं कि ये करूं, दोनों एक संग नहीं कर सकती, तभी तो आएगा डिलेमा। तो दोनों कर ही लोगी एक संग, तो फिर क्या डिलेमा है? नहीं, यही बात समझ में। कॉग्निटिव डिसोनेंस में मे नॉट हैव मोरल कॉनोटेशन, इट इज ऑलवेज अबाउट मोरल कॉनोटेशन। एथिकल डिलेमा मतलब एथिक्स है, मॉरल है। कॉग्निटिव डिसोनेंस में एटीट्यूड ऑफ बिहेवियर का इनकंसिस्टेंसी है। दैट एटीट्यूड मे नॉट बी मॉरल, इट मे बी एमोरल ऑल्सो। इट मे नॉट हैव, मुझे ये चूज करना है कि यार ये ब्लू कलर, मुझे ब्लू कलर पसंद है, पर आज मैं ब्लैक पहना है, मैं बहुत खराब दिख रही हूं उसमें। ये है डिसोनेंस, इसका कोई मॉरल कॉनोटेशन नहीं है क्या इसमें? और आपको लगता है कि आप पे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, और आपको पार्टी में बुलाया गया, आप पहन के चली गई ब्लैक, और आपको लगता है बहुत खराब दिख रही हो, अब आपको क्या होगा? अंदर से कुछ परेशानी तो होगी कि नहीं होगी? अब बताइए, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस है? क्यों है डिसोनेंस? कंसाइंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई मोरालिटी नहीं है। कोई मोरालिटी है क्या इसमें? कोई सही गलत है क्या? पहन लिया तो पहन लिया, ब्लू पहन लिया। बट डिसोनेंस इसलिए है क्योंकि आपका बिहेवियर, चाहती तो कुछ और थी, एटीट्यूड कुछ और था, बिहेवियर कुछ और हो गया, अब उसका दुख है आपको। अरे बात समझ में? बस इतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो चक्कर में। हाँ, वहीं लगा लेना। उसी की वजह से वो पैदा हो रहा है। तो इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो डिलेमा आएगा कैसे? भाई, आपको ये डिलेमा है कि पार्टी में जाऊं कि पढ़ूं, तो पार्टी में इंटरेस्ट है तभी ना ये डिलेमा हो रहा है। पार्टी में सब इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। जैसे कौन था किसको क्रिकेट का शौक नहीं है? आप ही तो थे क्रिकेट वाले। हाँ, तो मैं आपको बोलूं कि यार कल ना आपको मैं क्रिकेट खिलाने ले जाता हूं, दिखाने भी नहीं, खिलाने ले जाता हूं, आपको कुछ नहीं आता क्रिकेट में, आपको कोई डिलेमा आएगा? नहीं आएगा। क्या फालतू की बात कर रहे हो सर, मेरा तो, अरे मेरी बात तो सुन लेने दिया करो तुम। आप बोलोगे मेरी फालतू की बात कर रहे हो सर, मेरा तो डेट प्लान्ड है ना, तो कोई डिलेमा नहीं आया। देखो, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था तो उनको डिलेमा ही नहीं हुआ। अरे डिलेमा इसीलिए तो हो रहा है बिकॉज दो वैल्यू आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है। वैल्यू का मतलब क्या है? आपकी प्रेफरेंस, आपका इंटरेस्ट। So that is why I am saying that conflict of interest are source of ethical dilemma. जी यार, ये टॉपिक में बहुत गलत जगह छेड़ दिया, इसको मैं पूरा कराऊंगा पहले इसको। अब बस बंद मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा रुक गया। आई मेड ए मिस्टेक कि मैंने तीनों मिस्टेक अभी समझा दी, लास्ट में समझाना चाहिए था। लेट मी कंप्लीट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहां था मैं? ठीक है। सो conscience acts as an important source of ethical guidance to resolve ethical dilemmas. अल्टीमेटली आप अंत में conscience की ही सुनेंगे। जब डिलेमा बढ़ता चला जाएगा तो आप वो चॉइस मेक करेंगे जो आपका जमीर आपसे कहेगा अल्टीमेटली कि यार बिलो कर दे, विसिल होगा जो देखा जाएगा। Conscience is important if you want to implement लॉ इन नॉट जस्ट लेटर बट ऑल्सो इन स्पिरिट। क्योंकि लॉ के हाइड में तो हम, लॉ के पीछे तो बहुत सारे ऑफिसर छुप जाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। नाम लेंगे जुडिशन का, अब हमारे यहां आ गए तो हमारे जुडिशन में आता ही नहीं है, वहां चले जाओ। अगर ट्रू स्पिरिट है तो उनको हेल्प करनी चाहिए, एक्चुअल में जहां पे है वहीं पहुंचाएं या उतनी हेल्प करें।
और वो कौन करेगा? जब अंदर से कंसाइंस ट्रेंड होगा वैसा करने को, एथिक्स होगा, मॉरल होगा। आ रही बात समझ में? और जिसके पास कंसाइंस होगा, अगर लीगल वैक्यूम भी है कि लीगली आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता, तो भी वो एथिकल काम करेगा। आ रही बात समझ में? तो भी वो एथिकल काम करेगा लीगल वैक्यूम में भी। यस, कहेगा कि नहीं कहेगा? कंसाइंस है ना। ए कॉन्शियस पर्सन विल नॉट इंडल्ज इन मैरिटल रेप सिंपली बिकॉज लॉ उसको परमिट करता है करने का। वो इलीगल नहीं है, वो जेल नहीं जा सकता इस पे। तो वो लॉ से नहीं डर रहा है, वो अपने जमीर से डर रहा है। दैट इज वेयर कंसाइंस इज कमिंग इनटू द पिक्चर। देन यूटिलाइजिंग डिस्क्रिशन, जो मैंने बताया आपको कि अगर कोई वेल मैनर्ड पर्सन होगा, वेल एथिकल जो पर्सन होगा, वो क्या करेगा? डिस्क्रिशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी कौन मेंटेन करेगा? इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो नो वन इज वॉचिंग कब आएगा? कंसाइंस तो कोई और देख रहा है कि नहीं देख रहा, कंसाइंस तो आपको देख रहा है आपका। दैट इज वेयर कंसाइंस विल कम इनटू द पिक्चर इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। एंड अल्टीमेटली कंसाइंस इज समथिंग जो आपसे बात करता है, आपको क्वेश्चन करता है, आपके थॉट प्रोसेस को। सो कंसाइंस हेल्प्स यू इन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर ऑल्सो थ्रू दिस कंटिन्यूअस रीजनिंग। अल्टीमेटली दिस डेवलपमेंट, दिस जो सोक्रेटिस भी बोलते थे, है ना, थीसिस एंटीथीसिस, दिस एक्चुअली लीड टू द रेजिंग ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल सती, एलजीबीटी एटसेट्रा। करता है कि नहीं करता? भाई राजा राम मोहन कंसाइंस ने बोला होगा ना कि भाई ये सब नहीं है, बकवास है, वेदा नहीं करते सैंक्शन। क्वेश्चन किया तो सती प्रथा ही खत्म करवा दी पूरी समाज से। तो समाज का स्टैंडर्ड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? But does it mean conscience will always act as a source of ethical guidance? No, because conscience is a cognitive act of mind, and that means your mind can be wrongly trained also. Ultimately, it will depend upon the individuality. जो बंदा एसिड अटैक करता है ना, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर या किसी पर भी जो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसको रिमोर्स नहीं होता है जब वो ऐसा करता है, कोई पश्चाताप नहीं होता है उसको ऐसा करता है। तो इसका मतलब यही है, उसको कंसाइंस ने काम नहीं किया उसके लिए। यही तो है इसका मतलब। कंसाइंस ने उसके लिए काम नहीं किया, उसके जमीर ने नहीं बोला कि भाई तेरी प्रपोजल उसने ठुकरा दी, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उस पे ये एसिड फेंक के आ जाए। बट उसको लगने लगा कि वो मेरा मतलब वो पॉजेसिवनेस इतनी चढ़ गई उसको कि उसको वो हक मानने लग गया अपना। तो ये हक मान जो रहा है, यही तो उसका गलत जमीर है जो उसको गलत चीज सिखा रहा है। बिकॉज इट इज ट्रेंड इन ए रॉन्ग फैशन, क्योंकि बचपन से ही पिक्चरों में देखता है दिस एलिमेंट ऑफ पॉजेसिवनेस इज इनकलकेटेड इन हिज माइंड थ्रू वेरियस मूवीज, फिल्म्स एंड द सोसाइटी अराउंड हिम। ये तो मेरी है, वो चाहे माने चाहे ना माने, एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सिमिलरली ऑनर किलिंग, बिकॉज फॉर क्वाइट जनरेशन, बहुत सारी जनरेशन तक ये इनग्रेंड करा गया, इंटरकास्ट 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 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कि पेरेंट्स को लगने लगा कि ये कर देंगे तो भैया हमारी तो इज्जत चली जाएगी, और मार दिए अपने बच्चे। और उनको दुख नहीं है बच्चे मार दिए, क्योंकि उन्होंने ऑनर बचा ली, अपनी इज्जत बचा ली। कहां है? कंसाइंस नहीं है। जो जिहादी टेररिस्ट बन के आता है, माइंड का ब्रेन वॉश होकर जब वो आता है, लोगों को मारता है और हंसते हंसते मर जाता है, आत्मघाती हमला कर देता है, खुद को गोली से उड़ा देता है, बम से उड़ा देता है, आपको लगता है उसके अंदर कंसाइंस है? वो बहुत पीसफुली कर रहा है ये काम, दिल से कर रहा है, खुशी होकर कर रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका कंसाइंस रॉन्गली ट्रेंड है, उसकी ट्रेनिंग चलती है जिहादियों की। वहीं जो बताया था ना, डार्क साइड ऑफ ईआई, उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको गलत रियलिटी दिखाई गई, उसके इमोशन को मैनिपुलेट करके, उसको रेगुलेट करके, और उसको नया ही चीजें ट्रेन कर दी गई कि तुझे तो भैया ये करना है। एंड कंसाइंस होना एक चीज है, सही गलत का पता होना एक चीज है, और उस पर एक्ट करना दूसरा चीज है। यू मस्ट बी करेजियस ऑल्सो टू एक्ट अगेंस्ट इट, एंड दैट इज वाई कंसाइंस विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ एथिकल गाइडेंस। Gandhi ji also regarded that there is a higher court than court of justice, and that is the court of conscience. ये क्या हो गया भाई? डॉट 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 क्या आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन वालों? चल रहा है इतने सारे डॉट डॉट डॉट।
ये क्या चल रहा है? आवाज आ रही है? ये डिस्कवरी कोई है, इन्होंने बहुत सारे डॉट लिखे हैं, देखना क्या सीन है। आ रही है आवाज? अच्छा, क्या हो गया? क्या किया जाए आप बताओ? अभी वकील हो ना? अभी वकील थे ना? और कौन सा दूसरा वकील कौन था जो बोला था मैं भी वकील हूं? आज नहीं आया वकील साहब? उनकी वो लग गई होगी, हियरिंग होगी, उनकी डेट लग गई होगी। ओके, सो दैट इज वाई गांधी जी सेड, अरे आवाज आ तो रही है, चलो आपने कंफर्म कर दिया ना आवाज आ रही है, ठीक है। दैट इज वाई गांधी जी सेड दैट इज ए हायर कोर्ट देन कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड दैट इज कोर्ट ऑफ कंसाइंस एंड इट सुपरसीड्स ऑल कोर्ट। अल्टीमेटली ये सब लिखना है आपको। वन कैन विन इन कोर्ट ऑफ लॉ बट नॉट इन कोर्ट ऑफ कंसाइंस। ये सब आर्गुमेंट केस स्टडी में यूज होने वाले हैं कि मैं ये एक्शन इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं लीगल लूप होल से बच जाऊं, बट अल्टीमेटली इट मैं कंसाइंस जो मुझे परमिशन नहीं देगा। दे अपने आप में कोटेशन के तौर पे आ सकता है। द इंटेलेक्ट हैज ए शार्प आई फॉर मेथड्स एंड टूल्स बट इट इज ब्लाइंड टू एंड्स एंड वैल्यूज। वही वाली बात है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं या चीज तो है, अप्लाई कैसे करना है ये तो कंसाइंस बताएगा, आपका वैल्यू सिस्टम बताएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यस और नो? And that is why if I just say that rules and regulations are same for everyone, but positive minded officers are able to achieve much more than negative minded officers. Does this statement make sense? क्या है? अब क्या सेंस मेक करता है? In the light of this discussion, what does this statement means to you? Huh? Yes, because the same rules and regulation की जब बात करते हैं तो रूल्स एंड रेगुलेशन में डिस्क्रिशन आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन का एप्लीकेशन आता है। तो जो पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर होगा उसको पॉजिटिवली अप्लाई करेगा, उससे कोई रिजल्ट लाएगा, और जो नेगेटिव माइंडेड ऑफिसर होगा वो उसको अब्यूज करेगा और रिजल्ट नहीं ला पाएगा। ये चीज दिखाता है जो हमने डिस्कस किया है। ये लास्ट ईयर का एथिक्स का क्वेश्चन है। आ रही मेरी बात समझ में? आई थॉट आई वुड बी एबल टू स्टार्ट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट मुझे लगता है कि अब अभी करा जाए, छूट जाएगा, टॉपिक छूट जाएगा बीच में, हैं? बट ब्लाइंड टू एंड्स एंड वैल्यूज। मेथड्स एंड टूल्स मतलब रूल्स एंड आपके मेथड्स एंड टूल्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए टूल्स है, उसको यूज कैसे करोगे आपके कंसाइंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके अंदर कंसाइंस नहीं है तो अल्ट्रासाउंड करके बता दोगे ना कि लड़की है इसको मार दो, ये है। हाँ जी, कवरेज तो काफी हो गई आज, फिर कवर क्यों नहीं हुआ? ये डिलेमा।
अब आई थॉट कि अगर आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जाता तो एक और लेक्चर और लगता, बट अब लगेंगे आपको 2 लेक्चर, ठीक है, पूरा करने में। अभी रुको ना, पूछ लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर, एक तो ट्यूसडे को हो जाएगा और दूसरा वेडनेसडे थर्सडे में कभी कर लेंगे, ठीक है। अब बचती है आपकी आंसर राइटिंग। तो क्या आंसर राइटिंग उसके बाद दिवाली ब्रेक के बाद शुरू कराई जाए, हैं? क्योंकि फिर कोई बीच में तो कोई मतलब नहीं क्लास और करने का। तो दिवाली ब्रेक के बाद फिर आपको टाइम मिल जाएगा सफिशिएंट आई थिंक रिवीजन के लिए, नोट्स वगैरह सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दिवाली के ब्रेक के बाद आपका सेक्शन 1 आंसर राइटिंग और केस स्टडी का कंपोनेंट शुरू कर देंगे। 14 क्लास और बचेंगी, ठीक है, वो उसके बाद हो जाएंगी। वो 14 ही होंगी क्योंकि वो फिक्स है, ठीक है। सिलेबस में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कई बार क्लास का टेम्प। हाँ, कुछ कह रहे थे। हाँ 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 हाँ, फोटो दिखाऊं? फोटो इस पे कैसे आएगी? सोनू जी को खाली, अरे वकील साहब रुको, फोटो तुम्हारे लिए ही है। इस पे कैसे आएगी यार पर फोटो? अगली क्लास में दिखाऊंगा, चलो। इस पे आएगी नहीं ना फोटो, फिर पीपीटी में डाल के डलवाऊंगा, टाइम लगेगा। अरे दिख जाएगा तुमको, ऐसे ही देख लो, ये वकीलों के लिए ही है। क्या हो गया? ऐसे कर दो, ऐसे घुमा दूं इसको? क्या क्या बोल रहे हैं? ग्रुप पे नहीं, ऐसे ही देख लो। ये वकील साहब के लिए मैंने, वकील साहब समवन इज वेटिंग फॉर यू। ये बहस बहस करना शुरू करो अब आप। क्या बता दूंगा, मुझे भी नहीं पता अभी।